इस तरह रणबीर के गोद में सिमटी सनाया शर्म के मारे खुद में ही सिमटी जा रही थी। उसे अब रणबीर पे गुस्सा आने लगा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी। इधर रणबीर जो थोड़ा शांत हुआ था और जब फिर से निर्मल ने सनाया को खुद से जोड़ने की कोशिश की तो उसका गुस्सा फिर से सर चढ़ने लगा था। यह आखिरी बार था जो तूने मेरी सनाया को खुद से जोड़ने की कोशिश की। अगली बार मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा और तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। जब निर्मल अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आया तो रणबीर को ये बोलना ही पड़ा। ऐसा नहीं था कि रणबीर के पास पावर नहीं था, वह चाहे तो अभी ही निर्मल और उसके बिजनेस समेत उसे बर्बाद कर दे, लेकिन वह कुछ नियमों के अधीन था जिसे वह चाह कर भी नहीं तोड़ सकता था। अगर उसके पास पावर नहीं होता तो समर और आजाद उसका साथ कभी नहीं देते। ये सबसे बड़ा प्रमाण था कि एक इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन का सेक्रेटरी और दूसरा सबसे बड़े गैंग का लीडर अभी उसके साथ खड़े थे। निर्मल उसे रोकना चाह रहा था, लेकिन वह अंदर तक हिल गया था। रणबीर का ऑरा सबको बेचैन किए जा रहा था। उधर अधिराज खड़ा कब से रणबीर को ही देख रहा था। जब सनाया ने उसे रणबीर के बारे में बताया था और जब उसने रणबीर के बारे में जानकारी इकट्ठा किया था, वो सारी चीजें आज धरी की धरी रह गई थी। निर्मल के इतना कहने के बाद भी जब सनाया को रणबीर ने गोद से नहीं उतारा तब निर्मल खुद आगे आया और सनाया का हाथ पकड़ उसे अपने गोद में लेने की कोशिश करने लगा, या यूं कहे कि जबरदस्ती करने लगा था। जब रणबीर ने देख कि उसने सनाया का हाथ पकड़ा है और सनाया उसे देख डर रही है तो उसने आजाद को गुस्से में देखा। आजाद भी कहा कम था, वह समझ पा रहा था कि रणबीर उससे क्या कहना चाह रहा है। रणबीर की आंखें ही काफी थी बोलने के लिए। आजाद जल्दी से आगे आया और निर्मल को उससे अलग कर दिया। तभी समर अचानक ही आया और निर्मल को जोर से उसके चेहरे पे एक पंच जड़ दिया था। पंच इतना जोरदार था कि निर्मल दर्द से कराह उठा। आह आह, उसके नाक से खून बहने लगा था। अभिजीत जो कब से खड़ा ये सब देख रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने बड़े आदमी यहाँ कैसे आ सकते हैं। वहां खड़ा कोई भी समर के बारे में नहीं जानता था, सिर्फ अभिजीत को छोड़कर, और उसकी आंखें तब चौड़ी हो गई थी। समर ने रणबीर को बॉस बोला था। अब समर को सब समझ में आने लगा था। उस दिन कॉलेज के ग्राउंड में आखिर सनाया बची कैसे थी। होना हो वह रणबीर ही था, लेकिन जब समर राम सिंघानिया का सेक्रेटरी है तो राम सिंघानिया का अपना तो कोई बेटा ही नहीं है, तो आखिर रणबीर है कौन। ये सब सोच सोच कर अभिजीत का दिमाग चकराने लगा था। सनाया इतनी हल्की थी कि रणबीर कब से उसे गोद में लिए खड़ा था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सनाया को भी रणबीर के गोद में सुकून मिल रहा था। अगर उसका बस चलता तो रणबीर के गोद से वह कभी उतरे ही ना। जब निर्मल समझ गया कि अब यहाँ बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है तो वह कमर कसते हुए अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं तुम सबको फ्री के पैसे देता हूँ? खा खा कर शंड हुए हो और तुम सब से ये 3 आदमी नहीं मारे जा रहे हैं। इतना बोल वह खुद एक गन ले लिया और रणबीर के ऊपर तान दिया। जैसे ही निर्मल ने ये किया तो सनाया रणबीर की कास के पकड़ लेती हैं। वह उसे कभी नहीं खोना चाहती थी, उसके रहते तो कभी नहीं। उसने और कस के रणबीर को गले से लगा लिया था। तुम इस भिखारी के लिए मुझे छोड़ रही हो? अरे इसके पास है ही क्या ये लोग, ये आखिर मेरा भिगह ही क्या लेंगे? वह सनाया को देखते हुए गुस्से में बोला और गन पे अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर लिया था। उधर अभिजीत खड़ा निर्मल पे हंस रहा था। गधा है तू, तुझे पता नहीं है ये दोनों कौन हैं? अगर पता होता तो शायद तू अब तक मर चुका होता। अभिजीत निर्मल के इस निकम्मेपन पे क्या ही बोले, वह उस लायक भी नहीं था, इसलिए उसने मन ही मन ये कहा था। रणबीर एक नजर सनाया को देख मुस्कुरा दिया था, उसे अच्छा लगा। जब सनाया उसके लिए आगे आ गई थी, उसका रणबीर के लिए कंसर्न और निर्मल के गन के सामने और कस के गले लगाना उसे सब अच्छा लगा रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, जान क्या अब तुम ठीक हो? सनाया अपना सर हाँ में हिला का आंसर दे देती हैं। सनाया के ऐसे बिहेव करने से रणबीर मुस्कुरा दिया था। सनाया आज भी बच्ची है और रणबीर को यही सनाया हमेशा से पसंद थी। रणबीर सनाया को गोद से उतार समर के प्रोटेक्शन में छोड़ दिया था। आजाद खड़ा ये सब देख रहा था। वह समझ गया था कि अब बॉस कुछ घमासान करने वाले हैं। इधर रणबीर निर्मल के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने उसका गन पकड़ा और अपने सीने पे रखते हुए बोला, ये किसे दिखा रहा है? इन खिलौनों से ही मैं खेल कर आ रहा हूँ।
अब सीधे से ध्यान से मेरी बात सुन, रणबीर एक एक बात पे जोर देते हुए बोला, सनाया मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी, और दुनिया कोई कोई ताकत सनाया को मेरा होने रोक नहीं सकता है। रणबीर ये बात जोर से बोला था ताकि सबको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। इधर जब निर्मल को कमजोर पड़ते हुए उसके बॉडी गार्ड्स ने देख तो सब होश में आए, सबको जैसे करंट जैसे महसूस हुआ। सब ने गन तानी और उसमें से एक निर्मल की तरफ देखते हुए बोला, माफ करना बॉस, हम थोड़ा डर गए थे, लेकिन अब हम आपके साथ हैं, आप शादी करेंगे और इसी लड़की से करेंगे। तख्ता फिर से पलटा हुआ दिख रहा था। अब आजाद भी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अपनी जान की बाजी लगाने के। निर्मल ने जब देख कि उसके बॉडी गार्ड्स अब उसके साथ हैं, तब जाकर उसके जन में जान आया और वह एक व्यंग मुस्कान के साथ रणबीर को देख सनाया की तरफ बढ़ने लगा था। वह सनाया को छू पाता इतने में कई गाड़ियों की हॉर्न सुनाई देने लगी। सब चौंक गए थे, एक एक कर गाड़ियां रुकने लगी थी। सबकी निगाहें गेट की तरफ ही था, सब आंखें फाड़े उधर ही देख रहे थे। करीब 50 से भी ज्यादा गाड़ियां होंगी, हर गाड़ी में बॉडी गार्ड्स जो काले कपड़ों और काले मास्क में किसी भूखे शिकारी से कम नहीं लग रहे थे। इधर आजाद और समर दोनों देख चौंक गए थे, क्योंकि ये गार्ड्स उनके ही थे और उनके कपड़ों पे लगा वो लोगो समर अच्छे से पहचानता था। एक एक कर गार्ड घर के अंदर घुसने लगे थे। हॉल का हाल अब कुछ ऐसा रहा कि चारों तरफ सिर्फ काला ही काला नजर आ रहा था। सब चारों तरफ देखने लगे थे। जैसे ही सारे गार्ड्स घर के अंदर आए तो सब रणबीर को देख अपना सर नीचे झुका लिया था। सब हैरान, कभी गार्ड्स को तो कभी रणबीर को देख रहे थे। अभिजीत भी आश्चर्य में था, उसका दिमाग अब घूमने लगा था। थोड़ी देर पहले जो निर्मल के बॉडीगार्ड्स जो जोश में आए थे, उन सब का जोश जैसे कहीं हवा में उड़ गया था। निर्मल पागलों की तरफ कभी रणबीर को देखता तो कभी सारे गार्ड्स को। निर्मल को ऐसा लग रहा था कि अगर एक एक गोलियां भी चली तो उसके बॉडी के सारे पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं। इधर आजाद और समर एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हो कि इन्हें किसने बुलाया। मैंने तो नहीं बुलाया, और दोनों का जवाब ना में था। तो फिर इन्हें किसने भेजा? रणबीर तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अभी समर ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल के बारे में तो बताया ही नहीं, और यह साफ था कि ये गार्ड्स इमरजेंसी प्रोटोकॉल के बुलाए पर ही आए हैं। 50 बॉडीगार्ड्स जिनके सर रणबीर के सामने झुके हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा के सामने सैनिकों ने अपना सर झुकाया हो। उनमें से एक सैनिक रणबीर के पास आया और उसे बोला, सर, बॉस ने बोला है ये शादी आधे घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। जैसे ही ये बात आजाद और समर के कानों में पड़ा तो दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। अब उन्हें समझ आ गया कि ये किसके कहने पे आए हैं। इसका एक ही मतलब बनता है कि अब बॉस यानी राम सिंघानिया को सब पता चल चुका है। इस वक्त आजाद और समर के रिएक्शन एक जैसे थे। अब तो गए बेटा, बॉस हमें जिंदा मार डालेंगे। वे लोग भूल गए थे कि राम सिंघानिया अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं करता, तो उन पे कैसे कर लेगा। पकड़ा तो जाना था, लेकिन इतनी जल्दी ये उन्हें पता नहीं था। 5 मिनट भी नहीं लगे और गार्ड्स ने मंडक सजा भी दिया था। रणबीर बस ये सब गार्ड्स को करता देख रहा था। सनाया भी आंखें फदी ये सब देख रही थी। अब उसे विश्वास होने लगा था कि रणबीर जो भी है बड़ा आदमी है। सीढ़ियों पे खड़ी सालू, मीना और पेहू जो कब से ये सब देख रही थी, अब उनके डर से पैर कंपने लगे थे। ये कैसा शादी है जिसमें आदमियों से ज्यादा गन्स हैं? ऐसा लग रहा है कि शादी में इंसान नहीं बल्कि ये गन्स इनवाइटेड हैं। पंडित की पतलून गीली ही हो जाती अगर उसने खुद को संभाला नहीं होता। तो बेचारा डरा सहमा बैठ गया और मंत्र पढ़ने लगा था। उसने मन बना लिया था कि यह मैं आखिरी शादी करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं कहीं काम कर लूंगा, लेकिन किसी अमीर घर की शादी नहीं करवाऊंगा। उसे अब दक्षिणा की नहीं अपनी जान की पड़ी थी। इधर रणबीर थोड़ा आगे आया और सनाया का दाहिना हाथ पकड़ लिया। सनाया ने भी उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। दोनों अब शादी के मंडप में थे। किसी की चू तक करने की हिम्मत तक नहीं हुई। सब खामोश थे। पंडित को ऐसा लग रहा था कि यहाँ माइक की भी जरूरत नहीं है। अधिराज और फुआ जी दोनों कोने में खड़े थे, मेहमानों की तरह। पंडित का मंत्र और तेजी इतनी थी कि शादी 1 घंटे के अंदर ही हो गई थी। अभिजीत खुश था या नहीं ये कह पाना मुश्किल था, लेकिन कम से कम निर्मल से तो शादी नहीं हुई, इस बात से अभिजीत खुश था। उधर सालू, मीना और पेहू जो चाहती थी वही हुआ। जैसे ही शादी संपन्न हुआ तो एक गार्ड आगे आया और बोला, बॉस आपको हमारे साथ चलना होगा।
रणबीर और सनाया दोनों ये सुन के चौंक गए। अभिजीत तो अभी भी कुछ सोच नहीं पा रहा था, निर्मल देखता ही रह गया था। समर और आजाद भी चौंक गए थे क्योंकि वे जानते थे ये गार्ड्स इन्हें सिंघानिया मैंसन तो नहीं ले जाने वाले हैं। तो फिर रणबीर और सनाया को कहाँ ले जाने वाले हैं? टू बी द नेक्स्ट। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। वैसे मैं कभी प्रमोशन करता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, आई एम सॉरी करना पड़ा। पूर्ण विराम। मैं एक और नावल लिख रहा हूँ जिसका नाम लियो है। आप मेरे प्रोफाइल पे जाकर इसे पढ़ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। निर्मल के आंखों के सामने रणबीर ने सनाया से शादी कर लिया था। अभिजीत खड़ा ये सब देखता ही रह गया था। अधिराज और फुआजी दोनों की बोलती बंद हो गया था। शादी में आए लोगों को राम के गार्ड्स ने बाहर निकल दिया था, क्योंकि राम यह नहीं चाहते थे कि कोई भी रणबीर और सनाया के बारे में बातें बनाए। समर और आजाद के तो पसीने छूटने लगे थे। आने वाले समय में उनका क्या हाल होने वाला है ये तो उनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता था। रणबीर सनाया की तरफ देख मुस्कुरा और उसका हाथ पकड़ लिया। सनाया भी अभी कुछ उससे बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी उसके मन में तूफान सा चल रहा था। कई सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ रणबीर ही दे सकता था। गार्ड के कहने पर रणबीर सनाया को साथ ले जाने लगा, लेकिन सनाया आगे नहीं बढ़ी। रणबीर उसे सवालियों नजरों से देखने लगा। तभी सनाया ने उसे अभिजीत की तरफ देखने का इशारा किया। रणबीर समझ रहा था कि सनाया क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन रणबीर अभिजीत के पैर नहीं छूना चाहता था। उसने अपनी गर्दन नामे हिलाया ही था कि तभी सनाया उसे घूरकर देखती हैं। रणबीर उसे देख सहम गया। मरता बेचारा क्या ना करता। वह धीरे कदमों से चलकर अभिजीत के पास चला आया। उधर समर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे सुमित्रा जी और सनाया दोनों में एक जैसे ही बातें दिखी, ये कि दोनों सच में लेडी बॉस हैं। अब रणबीर का वोट लगने वाला है। सनाया झुकी और रणबीर को आंखें दिखाने लगी। रणबीर भी जल्दी से झुककर अभिजीत के पैर छू लिए। अभिजीत उसे देख पहले तो आशीर्वाद दिया, फिर उसे घूरते हुए बोला, याद रखना सनाया मेरी बहन है। मेरी बहन को अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई तो तुम दौड़कर उसे लाना। मेरी बहन अभी बच्ची है, उसका ख्याल तुम रखोगे और मैं आता रहूंगा तुम्हें देखने। वैसे भी अब तुम मेरे आंखों में गड़ने लगे हो। रणबीर को सारी बातें अच्छी लगी, लेकिन लास्ट वाली बात उस चुप गई और उसने उसे आंखें दिखाते हुए बोला, अब गुस्सा थूक दीजिए साले साहब। मेरे बारे में आप जानकर खतरा मोल लेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा साला इतनी कम उम्र में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। रणबीर के हर शब्द में अभिजीत के लिए धमकी भरा हुआ था। अभिजीत भी सब समझ पा रहा था, लेकिन उसे अभी भी जानना था कि आखिर रणबीर है कौन। उसके बाद सनाया ने बेमन से अधिराज और फुआ जी के आशीर्वाद ले लिए थे, और फिर जैसे ही रणबीर थोड़ा आगे बढ़ा तो सनाया उसका हाथ छुड़ाकर अभिजीत के गले से लग गई और रोने लगी। रणबीर ने अपना माथा पीट लिया। हो गया अब इसका ड्रामा शुरू। सारी लड़कियों का यही है, वह कर ही क्या सकता था, इसलिए उसने उसे रोने दिया। अब तक सालू, मीना और पिहू भी सनाया के पास आ गई थी। सनाया उनके भी गले लगी। सनाया के रोने से गला रूंध आया था। तभी सालू ने कुछ ऐसा कहा कि सनाया शर्म से पानी पानी हो गई। सनाया सुनना। सनाया गले लगे ही बोली, हुन। तो सालू धीरे से उसके कान में बोली, मार्केट से प्रोटेक्शन ले लियो। सनाया पहले तो सोच में पड़ गई, लेकिन जैसे ही समझ आया तो वह उसे गुस्से में घूरने लगी। वह सोच रही थी अगर अकेले में होती तो बताती, लेकिन कोई ना देख लूंगी तुझे। आज तो मुझे किसी और से हिसाब लेने हैं। जब सनाया ने कुछ नहीं कहा तो सालू ने आंख मारते हुए उसे रणबीर की तरफ इशारा कर देती हैं, जहां रणबीर उसे ही देख रहा था। जब सनाया उन सब से अलग हुई तो तभी अभिजीत उसके सर पे हाथ रख देता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पास एक फोन कॉल की देरी है, फिर मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। अभिजीत उसे गले से लगा लिया। रणबीर कब से ये सब देख रहा था। वह सनाया के पास आया। सनाया उसे कुछ कह पाती इससे पहले ही रणबीर ने उसे अपने गोद में उठा लिया। उसने एक बार सबको घूरकर देखा, निर्मल को, फुआ जी को, अधिराज को और लास्ट में अभिजीत को। वह ये बता देना चाह रहा था कि आज से सनाया मेरी है और इस पर सिर्फ मेरा हक है।
सनाया शर्मा कर उसके गले में हाथ डाल दिए थे और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा ली थी। निर्मल के हाथ में गन था, वह चाहता तो अभी ही शूट कर सकता था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसके सामने खड़ा लड़का जो अभी अभी उसके मुंह का निवाला छीन कर ले गया है, अब वह उसके पहुंच से बहुत दूर है। 50 से भी ज्यादा वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स और आजाद, ये सब गवाह थे कि रणबीर बहुत बड़ा आदमी है। निर्मल ने अपनी मुट्ठी कस ली थी और वह गुस्से में मन ही मन बोला, जान तुम मेरी नहीं हो सकती। विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। बस इंतजार कर लो मेरा, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलकर तुम्हें किसी लॉस की तरह छोड़ दूंगा। तब तुम चीख चीख कर अपनी जान की भीख मांगोगी। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गया था। उसने मन ही मन कुछ सोच लिया था, कुछ बहुत बड़ा, लेकिन वह भूल गया कि अब सनाया रणबीर के मजबूत बाहों में है। उसे अब छू पाना नामुमकिन है। रणबीर उसे गोद में लिए हो बाहर आ गया था। 20 से भी ज्यादा गाड़ियां थी। रणबीर समर के गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि गार्ड ने उसे रोक दिया था। सर प्लीज, आपको अब उस गाड़ी में चलना होगा। सर ने आपके लिए भेजा है। रणबीर चुपकर सामने देखा। सामने तो कोई गाड़ी नहीं है। समर और आजाद भी सामने देख रहे थे, क्योंकि सामने तो सिर्फ गार्ड्स की गाड़ियां ही थी। तभी एक गाड़ी की हॉर्न बजी और सारी गाड़ियां साइड होने लगी थी। बीचों बीच से चलकर एक रोल्स रॉयल आया। वह कार कभी खूबसूरत था, बिल्कुल काला, इतना कि रात के अंधेरे में वह किसी को दिखाई ही ना दे, लेकिन जैसे ही उस पे लाइट पड़ी तो वह चमकाने लगा। गाड़ी इंग्लैंड की ऑक्शन से आई थी। ये कार दुनिया में सिर्फ एक ही था जिसे ऑक्शन के लिए रखा गया था। राम ने इसे रणबीर के लिए खरीद लिया था। कार इतनी एडवांस थी कि कोई दूसरा इंसान उसे खोल ही नहीं सकता था। रणबीर ने जैसे ही उस कार के हैंडल को छुआ तभी कार बीप की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का इंटीरियर रणबीर और सनाया के फेवरेट कलर को मिक्स करके बनाया गया था, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। सनाया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे ही देख रही थी। उसके मन में अभी भी गार्ड की बातें घूम रही थी। ये कार अब रणबीर का है, यानी अब उसका है। रणबीर सनाया को अंदर बैठा दिया और खुद के बगल में आकर बैठ गया। उधर कुछ दूर खड़ा अभिजीत ये सब देख रहा था और उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि कौन हो तुम। उस कार के लिए ऑलरेडी एक ड्राइवर रखा गया था। रो पहले से ही कार में मौजूद था। कार का दरवाजा बंद हुआ और उधर समर और आजाद के मोबाइल के फोन पे मैसेज आया, कल सुबह तुम दोनों मेरे ऑफिस में मिलोगे। दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया। थोड़ी ही देर में कार चलने लगी। इधर कार के अंदर बैठा रॉक सनाया को ही देख रहा था। ड्राइवर ने कार पार्टीशियन को ऑन कर दिया था, जिससे अब उस दोनों के बीच में एक पर्दा आ गया था। रणबीर जैसे ही सनाया को छूने को हुआ तभी सनाया उसे गुस्से में बोले, छूना मत मुझे, आज से तुम्हारी यही सजा है। अब 1 साल तक मुझे छूने की जरूरत नहीं है। सनाया के इस बात पे रणबीर चौंक गया। 1 साल, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सनाया को देख जा रहा था, जैसे पूछ रहा हो मैंने क्या कर दिया। सनाया भी उसके मन की बात समझ रही थी, इसलिए वह बोली, तुमने 2 महीने तक मुझे तड़पाया है, एक भी कॉल नहीं और ना ही मैसेज, और ऊपर से तुमने अपना आइडेंटिटी मुझसे छुपाया। रणबीर उसे क्या ही जवाब देता। उसने उसके हाथ को चुना चाह, लेकिन सनाया ने जैसे ही उसे देखा तो वह डर गया और अपने हाथ पीछे खींच लिए। कार इतनी स्मूथ और स्टेबल होकर चल रहा था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब घर पे आ गए। कार रुका और गार्ड ने कार का पार्टीशन हटाया। सर घर आ गया, ड्राइवर ने कहा और एक बटन को दबा दिया था, जिससे अपने आप ही कार का दरवाजा खुल गया था। दोनों कार से बाहर निकले। उनके सामने 2 मंजिला खूबसूरत सा घर था। आगे गार्डन और बीच में स्विमिंग पूल था। रात के अंधेरे में घर चमक रहा था। चारों तरफ लाइटें लगी हुई थी। आसपास बॉडीगार्ड्स खड़े थे। फिर रोकू ने देखा कि फूलों का रास्ता बना हुआ है। सनाया तो ये देखकर दंग थी। घर इतना भी होता है, उसे ये सब देखकर आश्चर्य हो रहा था। भले ही वह बड़े घर में रहती थी, लेकिन इतना बड़ा और खूबसूरत घर जो आज से उसका था, उसे देख उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। दोनों फूलों पे चलते हुए घर के गेट तक आए। फिर दाहिने पैर रखकर सनाया अंदर आ गई थी। वह अंदर चारों तरफ देख रही थी। उसके मन के सवाल अब घर करने लगे थे। उसने एकदम से रणबीर से पूछा, आखिर कौन है आप? सनाया इतना ही बोली थी तभी एक भरी आवाज पूरे घर पे गूंज उठी, वो मैं बताता हूँ तुम्हें। दोनों चौंकते हुए पीछे मुड़े और दरवाजे की तरफ देखने लगे।
आवाज इतनी तेज और रोवाबदार थी कि पूरा घर गूंज उठा था। रणबीर के तो पसीने छूटने लगे। सनाया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसके मुंह खुले के खुले रह गए थे। वह सामने खड़े आदमी को सिर्फ टीवी पर ही देखा करती थी। उस आदमी का ऑरा अलग ही था, जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। खूबसूरत से महल का माहौल एकदम से शांत हो गया था। अभी भी उस आदमी की बातें पूरे महल में गूंज रहा था। टू बी द नेक्स्ट अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। ये मेरा दूसरा और लास्ट प्रमोशन है, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा है ये करने में। बिल्कुल अजीब। अगर स्टोरी में दम होगा तो कौन रोक पाएगा। हॉल में सन्नाटा था। सामने खड़े शख्स का ऑरा ही लग था कि कोई भी देख डर सा जाए। सामने खड़े राम सिंघानिया दोपहर सूट में खड़े थे, जिनके चेहरे पे इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तो वही सनाया को अभी भी वो आवाज गूंजता हुआ सुनाई दे रहा था। वो मैं बताता हूँ। रणबीर कौन है? राम बोलते हुए सनाया और रणबीर की तरफ बढ़ने लगे थे। सनाया तो भूत बने बस कभी रणबीर को तो कभी राम को देख रही थी। उसे ये सब सपने जैसा लग रहा था। सनाया आज दूसरी बार राम सिंघानिया से मिल रही थी, लेकिन जब सनाया से राम सिंघानिया पहली बार मिले थे तब सनाया को राम सिंघानिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब उसने अगले ही दिन बिजनेस न्यूज में राम सिंघानिया के तस्वीर को देखा तब उसके मुंह खुले के खुले ही रह गए थे। उस दिन यकीन नहीं हुआ था कि जो आदमी एक दिन पहले उसे मिला था वह इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। आज सनाया के सामने राम सिंघानिया एक सवाल बनकर खड़े थे। रणबीर तो बस उन्हें ही देखे जा रहा था, क्योंकि वो तो उसकी भी लगने वाली थी। आखिर उसने राम सिंघानिया से छुपकर इतने बड़े काम को अंजाम देने जो रहा था और उसे यह करने में जरा भी डर नहीं लगा था। और उसके इस अंजाम में समर और आजाद बिना किसी डर के साथ दे रहे थे। उनके लिए तो कल सुबह का फरमान जारी हो गया था और अब रणबीर का बारी था। इधर सनाया कुछ बोल नहीं पा रहा थी। वह अपने लड़खड़ाते हुए होठों से बस इतना ही बोल पाई, रा। राम सिंघानिया आ। वह आगे कुछ बोलती उससे पहले ही राम सिंघानिया थोड़ा गुस्से में बोले, राम सिंघानिया नहीं, आज से मैं तुम्हारा डैड हूँ। ये सुन सनाया के तो मुंह खुल गए और रणबीर ने अपना सर नीचे कर लिया। उसे सनाया से नजरें मिलाने थोड़ा डर लग रहा था। एक तो वैसे ही उसने 1 साल का वनवास दे दिया है उसे, और आगे कुछ बोला तो ऐसा ना हो कि उसे उसी के घर से निकाल दे या फिर साथ में सोने ही ना दे। सनाया कभी रणबीर को तो कभी राम को देखती। उसके दिमाग में पीछे के सारे बातें जैसे रील की तरह घूमने लगी थी। अब उसे सब समझ आ रहा था कि आखिर डायमंड होटल का इतना बड़ा मालिक रणबीर को बॉस क्यों बुला रहा था। आखिर राम ने उसे उस दिन उतने रुपए क्यों दे दिए थे। आखिर समर के उतने बड़े घर में सनाया को मैज सब की सब उसे मालकिन की नजर से क्यों देख रही थी। उसे जब ये सारी बातें समझ में आने लगी तब वह रणबीर को गुस्से में घूरकर देखती हैं। रणबीर का झूठ उसके सामने खुल गया था। आज उसे याद आ रहा था कि आखिर उस दिन रणबीर ने उसे झूठ बोल दिया था कि उसने आजाद के बॉस की जान बचाई थी, और इस पे सनाया ने भूल से बार बार पूछा था कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे थे। रणबीर उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। सनाया उसे मुक्का बनाकर दिखाते हुए बोली, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। मुझसे झूठ बोला तुमने, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। खड़ूस, पागल, झूठे कहे के हन। तभी राम उसके बातों को बीच में ही काटते हुए बोले, जब तुम्हें पता चल ही गया कि रणबीर कौन है तो अभी तक तुम वही खड़ी हो। सनाया सवालियों नजरों से उन्हें देखने लगी जैसे पूछ रही हो कि तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी रणबीर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, डैड के कहने का मतलब है हमें उनके पैर छूने हैं। सनाया उसे घुरकर देखती हैं, फिर उसे नजरअंदाज कर राम के पास चली जाती है। रणबीर भी उसके पास आ जाता है। दोनों एक साथ झुकर उनके पैर छूते हैं। राम दोनों के सर पे हाथ रख देते हैं। सनाया को पहले तो गले से लगा लेते हैं, फिर प्यार से उसके माथे पे किस कर लेते हैं। सनाया उनके ऐसे करने से सहम जाती हैं। आज उसके सामने उसके डैड अधिराज का चेहरा तैरने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे अपने खोए हुए डैड मिल गए हैं। पता नहीं कब ऐसा हुआ होगा जब सनाया को जी भरकर अधिराज ने प्यार से देखा होगा। उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी राम उसके आंखों के आंसू को पोंछ बोलते हैं, आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, और तुम्हें रोने की इजाजत नहीं है। मैं अपनों के आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, तो तुम अपने ये संसू पोंछो और मुस्कुरा दो।
जैसे ही राम ने ये कहा तो सनाया उनके गले से लग गई। राम उसे खुद से अलग कर बोले, यही रुको, हम बातें करेंगे बाद में, पहले मुझे किसी को सबक सिखाना है। उतना बोल वह रणबीर को घूरने लगे। रणबीर हकलाने लगा उन्हें देखकर। बेचारा, उसके तो बोलती ही बंद हो गया था। तभी राम सिंघानिया बोले, मेरे साम्राज्य में गुस्ताखी ना काबिले तारीफ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जब गलती की है तुमने तो सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तभी रणबीर हकलाते हुए बोला, डैड वो मैं तो वो। राम उसे देख गुस्से में बोले, मुझे तुम्हारे मुंह से सफाई नहीं सुननी। तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मेरी बहू को इतना सब कुछ सहना पड़ा और तुम ये सब जानकर भी अनजान बने रहे, और तो और मुझे बताए बिना प्लान भी बना लिए। तुम्हारे लिए 3 सजा का फरमान है। जैसे ही राम ने कहा तो रणबीर चौंक गया। सनाया तो राम को ही देख रही थी। उसे तो ये सब देख अच्छा लग रहा था। वैसे भी रणबीर ने उसे सताया है तो सजा तो बनाता है। तभी राम एक गहरी सांस लेकर बोलना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कल से तुम कंपनी में एम्प्लॉय बनकर ओवरटाइम काम करोगे और इसमें तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। नंबर 2, मेरूम फाइल प्रोजेक्ट तुम उसे 1 हफ्ते के अंदर पूरा करेंगे। नंबर 3, कल से तुम, समर और आजाद तीनों मिलकर ऑफिस की सफाई करोगे। रणबीर जल्दी से आगे आया और बोला, डैड मैं आपका बेटा हूं, थोड़ा तो रहम खाए। उद्धरण चिन्ह, अब मैंने टाइम बढ़ाकर 1.5 महीने कर दिए हैं। राम बोले, रोकू आगे कुछ ना बोल सका। वह समझ गया कि अगर आगे बोला तो मेरी वोट लगनी तय है। वैसे भी अभी जितने सजाए सुनाए गए हैं वह कब हैं के। वह लाचारियत सनाया को देखता है। सनाया उसे देख मुंह फेर लेती है। उसके ऐसे करने से रणबीर तो गिरने ही वाला था। वह सोचने लगा कि क्या ये भी डैड से मिल गई। वह चीख चीख कर कहना चाहता था, आज मेरी शादी है, अदालत के कटघरे में नहीं की। आप लोग मुझे मिलकर सजा ही सुनाए जा रहे हैं। उसके सामने ही राम सनाया के साथ चले गए थे और आगे जाकर बड़े वाले सोफे पे बैठ गए थे। वे दोनों बातें ही किए जा रहे थे। सनाया का हंस हंस कर बातें करना रणबीर को और चिढ़ा रहा था और ऊपर से उसने उसे इग्नोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कुछ देर बाद राम खड़े हुए और जाने को हुए, माफ करना बेटी, पर तुम्हें कुछ महीने यही रहने होंगे, उसके बाद तुम घर चल सकती हो। अभी ये सब रणबीर के मोम को पता नहीं है और वह ये सब इतनी जल्दी हजम भी नहीं कर पाएंगी। वह बोले और उसके सर पर हाथ रख दिए, लेकिन हाँ मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। फिर उसे देख मुस्कुराए और रणबीर को देखते हुए बाहर चले गए। जब राम चले गए तब रणबीर ने एक लंबी आह भरी और सनाया को प्यार भरी नजरों से देखने लगा। तभी एक मेड सनाया के पास आ जाती हैं और उसे कमरा दिखने लेकर चली जाती हैं। सनाया अभी भी रणबीर को इग्नोर कर रही थी। रणबीर चिढ़कर अपने बाल में हाथ फेर उसे बिगाड़ने लग था। वह सनाया को जाता देख उसके पीछे भागता है। मेरे लिए रुको। सनाया, नहीं नहीं जान, हाँ जान मेरे लिए रुको तो सही। रणबीर खुद में बड़बड़ाया। इतने में कमरा आ गया था। मेड मुस्कुरा कर उसे कमरा दिखा देती हैं और वहां से चली जाती हैं। सनाया अनजान थी कि रणबीर उसके पीछे ही खड़ा था। वह फिर धीमे कदमी से उसके पीछे आने लगता है। सनाया अंदर आती हैं तो वह देखती ही रह जाती हैं। अंदर मनो जैसे दूसरी दुनिया बसी थी। सब कुछ अलग था, बिल्कुल उसके सपनों जैसा। बीचों बीच में सर्कल शेप में बना बेड जो बहुत बड़ा था। उस पे 7-8 आदमी तो आसानी से आ जाते। अटैच्ड चेंजिंग रूम, बाथरूम, शावर और एक बड़ा सा स्टडी रूम और सामने से बना बालकनी, सब बिल्कुल उसके सपने जैसा था। वह इन सब में खोई ही थी कि तभी कोई उसे पीछे से उसे कसकर कमर से पकड़ लेता है। सनाया एकदम से चौंक जाती है। ये रणबीर था। रणबीर उसके कंधे पे पीछे से ही अपना चिन्ह रख देता है और धीमे से बोला, तुम्हें अच्छा लगा ये सब? सनाया नैना सही बोल पड़ी, बहुत। उसके शब्दों में सुकून था जिसे रणबीर महसूस कर पा रहा था। सनाया के चेहरे के मुस्कान ही बता रहे थे कि वह कितना खुश थी। तभी सनाया को कुछ याद आता और वह गुस्से में रणबीर से छोड़ने को बोलती हैं। वह उसके आहों में कसमाने लगती हैं, छोड़िए मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। रणबीर उसे नहीं छोड़ता, बल्कि उसे और कसकर पकड़ लेता है। जान, क्या आज भी तुम मुझे सजा दोगी? कम से कम आज तो बख्श दो।
रणबीर उसके कान के पास जाकर बोला, जिससे सनाया सिहर उठी थी। उसके कान लाल हो गए थे और दिल तेजी से धड़कने लगा था। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद भी जब सनाया रणबीर से खुद को छुड़ा नहीं पाती तब वह थक हार कर शांत हो जाती हैं। रणबीर उसके कान के पास जाकर बोलता है, आई एम सॉरी जान, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे डर था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। जब मुझे पता चला था कि तुम अमीरों से नफरत करती हो, तो मुझे लगा कि तुम मुझे भी उस अमीरों की तरह ही समझोगी। मैं सब कुछ खो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। मैं डरता हूँ कहीं तुम्हें खो ना दूं। सनाया उसके होठों पे हाथ रख आगे बोलने से रोक देती हैं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी रणबीर उससे अलग हुआ और उसे सब बताने लगा, कैसे उसे किडनैप किया गया था, कैसे वह वहां से छुट पाया था। सब कुछ सनाया को बताने लगा। सनाया उसे एक तक अपनी कालियों गहरी आंखों से देख रही थी। सनाया के लिए रणबीर का कंसर्न और उससे इतना ज्यादा टूटकर प्यार करना उसे और ज्यादा रणबीर की तरफ खींच रहा था। वह रणबीर के दर्द को इमेजिन करने लगी थी, कितना दर्द हुआ होगा उसे। सनाया ये सब सोचकर बिफर पड़ी थी। रणबीर उसे गले से लगा लिया और बोला, अब क्या हुआ जान तुम्हें? अब सब ठीक है। देखो मैं तुम्हारे सही सलामत खड़ा हूँ। वैसे रात ज्यादा हो गई है तो अब तुम्हें सो जाना चाहिए। रणबीर उसे खुद चारों तरफ घूमकर अपने ठीक होने का प्रमाण दिखा दिया था। उसके बाद वह बेड के पास गया और एक तकिया उठाकर सनाया के पास आया। सनाया उसे ही देख रही थी। रणबीर उसके फोरहेड पे किस कर बाहर जाने लगा, तभी सनाया उसका हाथ पकड़ लेती हैं। सनाया के ऐसे कर से रणबीर चौंक गया था, वह आगे नहीं बढ़ पाया था। तभी सनाया बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? सनाया उसे सवालियों नजरों से देख रही थी। तुम ही ने तो बोला था 1 महीना तुमसे दूर रहूं, तो मैं जा रहा हूं दूसरे रूम में। रणबीर ने जैसे ही कहा तो सनाया का दिल धड़कना ही बंद हो गया था। वह उसे कमर से कस के पकड़ लेती हैं, जैसे उसे अब कहीं नहीं जाने देने वाली हैं। सनाया ने रणबीर को कास के पकड़ रखा था। उसके दोनों हाथ रणबीर के कमर पे कसे हुए थे। रणबीर तो बस आंखें फाड़े अपनी जान को ही देख रहा था, जो बच्चों के जैसे हरकतें कर रही थी। उसे देख रणबीर अपना सर हिलाते हुए बोला, अब मुझे सच में एक बच्ची को संभालना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था। तभी सनाया अपना छोटा सा चेहरा उठाकर रणबीर को देखती हैं। आप क्या सोच रहे हैं? सनाया तो रणबीर के कंधे तक आती थी। वह अपनी गर्दन उठाकर रणबीर को देखते हुए बोली थी, कुछ नहीं जान, बस यही सोच रहा था अब मैं किस कमरे में सोने जाऊं। सनाया ने जब ये सुना तो उसने मुंह फुला लिए और मुंह बनाते हुए बोली, तो रहने देते ना मुझे वही। मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? हन। रणबीर हंस पड़ा उसके बातों पे। उसके नाक को पिच करते हुए बोला, तो नहीं जाता हूं। लेकिन तुम्हें याद है ना, आज क्या है? आज हमारी सुहाग रा। रणबीर इतना ही बोल पाया था कि उससे पहले ही सनाया ने उसके होठों पे अपने नाजुक हाथ रख दिए थे। सनाया का दिल मेट्रो ट्रेन की रफ्तार से धड़क रहा था। वह रणबीर के कहने का मतलब साफ साफ समझ पा रही थी। उसने पहले ही सुन रखा था सुहागरात के बारे में और उस रात में क्या क्या होता है। तभी रणबीर ने धीरे से उसके नाजुक हाथों को हटाया और प्यार भरे लफ्जों पे कहा, तो मेरी बच्ची को ये सब पहले से ही पता है। टू गुड। सनाया शर्म से उसके सीने में चुप गई। रणबीर मुस्कुरा उठा और उसके कास के पकड़ लिया। फिर उसे गोद में उठाया और बेड पे बैठाते हुए बोला, तुम कपड़े चेंज कर लो, तब तक मैं भी चंगे करके आ जाता हूँ। रणबीर बोला और जाने लगा। तभी सनाया बोली, लेकिन मैंने तो कपड़े लाए ही नहीं, तो फिर कैसे चेंज करूंगी? रणबीर रुक गया और पीछे पलते हुए उसे बोला, तो तुम मेरे कपड़े पहन लो, कल सुबह तक नए कपड़े आ जाएंगे। और फिर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं कपड़े बदलने? सनाया झट से उठी और चंगिंग रम की तरफ भागते हुए बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। चंगिंग का दरवाजा अंदर से बंद कर खुद को संभालने लगी। उसके गाल लाल हो गए थे। आज उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। रणबीर उसे भागता देख मुस्कुराते हुए बोला, पागल लड़की। फिर खुद भी कपड़े चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों कपड़े चेंज कर बाहर आए। रणबीर ने एक नॉर्मल सी टी शर्ट पहन रखा था और नीचे लोअर, तो वही सनाया के सर नीचे जमीन में गाड़े जा रहे थे।
क्योंकि सनाया ने जो टी शर्ट पहना हुआ था वह उसके थाई तक ही आ रहे थे। रणबीर उसे बिना पल के झपकाए देख रहा था। रणबीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वही सनाया के पैर अपने आप ही पीछे जाने लगे। उसे घबराहट हो रही थी, जिसे रणबीर समझ पा रहा था, लेकिन आज उसे सनाया को परेशान करने में मजा आ रहा था। इतने में सनाया दीवार से जा लगी, उसके पीछे दीवार आ गया था और सामने रणबीर मुस्कुराते हुए उस पे झुकने लगा। सनाया के आंख अपने आप ही बंद होने लगे, लेकिन तभी सनाया को कुछ अजीब फील हुआ। रणबीर ने उसे गोद में उठा लिया था। सनाया उसके गले में अपने दोनों हाथ डाल रखे थे। रणबीर उसे बेड पे सुला दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। फिर रणबीर उसके सर को अपने सीने पे रख बोला, अब सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। क्यों? सनाया ने कहा तो रणबीर मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम चाहती हो मैं कुछ करूं? उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं, मैं तो बस। सनाया जल्दी से उसके बातों को बीच में ही काटते हुए बोली थी। रणबीर उसके बाल को सहला रहा था, तुम अभी बच्ची हो और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूं, तो अपने गंदे ख्याल को लाना बंद करो और सो जाओ। रणबीर आंखें बंद किए हुए ही बोला था। ये सच भी था, सनाया अभी सिर्फ 19 साल की थी। धीरे धीरे दोनों नींद के आगोश में चले गए थे। सुबह। रणबीर सुबह जल्दी उठ जाया करता था, लेकिन आज वह सुकून से सो रहा था। उसके बाहों में लिपटी सो रही सनाया का मासूम चेहरा उसके सीने पे था। रणबीर ने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले सनाया का चेहरा उसके सामने आया। सनाया के चेहरे पे आ रहे उसके लंबे बाल उसे इरिटेट कर रहे थे। वह बार बार उसे हटाती और फिर रणबीर को कसकर पकड़कर सो जाती। रणबीर उसके इस मासूमियत भरे हरकतों को देख रहा था। आज फिर से उसे यह याद आ गया कि अब मुझे एक बच्चे को संभालना है। वह धीरे से सनाया को खुद से लग किया और उठ गया। फिर उसने सनाया के माथे पे किस कर बाथरूम चला गया। करीब आधे घंटे बाद वह फ्रेश होकर आया तो उसने देखा कि सनाया अभी भी पूरे बेड पे फैलकर सो रही हैं। वह उसके पास गया और प्यार से उसके बाल सहलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान, उठ जाओ। सनाया कसमसा कर रह गई, सोने दीजिए ना। सनाया बोली और तकिए से अपने चेहरे को कवर कर लिया। रणबीर ना समझी में अपना सर हिला दिया। इतने में उसका फोन बजा और जब उसने फोन चेक किया तो स्क्रीन पे समर का नाम शो हो रहा था। वार्तालाप। रणबीर बाबा, आप कब तक आ रहे हैं ऑफिस? मुझे डर लग रहा है। रणबीर ने जैसे ही फोन रिसीव किया तभी समर बोल पड़ा था, मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। भाई आप तो डैड के सेक्रेटरी हैं, आपको डरने की क्या जरूरत, कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अरे दारू नहीं तो क्या करूं? आज सर मुझे ऐसे ऐसे पनिशमेंट देने वाले हैं जो मैं शायद झेल ही पाऊं। उद्धरण चिन्ह। दोनों में बातें चल ही रहा था कि इतने में बगल में खड़ा आजाद बोला, सच में डर तो मुझे भी लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। आप दोनों पागलों की जैसे क्यों बातें कर रहे हैं? वैसे भी आपको नहीं पता कल रात मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर कल रात वाली सारी बात बता देता है कि कैसे डैड ने उसे पुनिश किया था और आज से ही उसे वो सब करना था। समर डर से बोला। रणबीर बाबा आपको भी, तो हमारा क्या होगा? समर और आजाद दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे कह रहे हो, मैं तैयार हूं, तुम तैयार हो ना पुनिशमेंट झेलने के लिए? फिर समर ने कॉल रख दिया और सामने आर्स कॉर्पोरेशन के बड़े से बिल्डिंग के सबसे टॉप वाले रूफ को देखने लगा। इधर रणबीर के मुंह पे काल कट गया था तो उसने अजीब नजरों से स्क्रीन को घुरा और फिर फोन को पॉकेट पे डाल लिया था। तभी सनाया कसमसा कर उठाने लगी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने रणबीर का चेहरा सामने आ गया, जो अब उसका हस्बैंड बन चुका था। वह मुस्कुरा कर बोली, गुड मॉर्निंग। तभी रणबीर ने भी गुड मॉर्निंग विश किया और उसके तैयार होकर नीचे आने को बोल हॉल की ओर चल दिया। कुछ देर बाद सनाया भी तैयार होकर नीचे आ गई थी। आज सनाया बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज उसके शरीर पे लगा हर एक चीज रणबीर के नाम का था। पंजाबी सूट और गले में दुपट्टा रख, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, आज सब कुछ रणबीर के नाम का था। वह जाकर रणबीर के पास वाले सोफे पे बैठ गई। तभी रणबीर उसे देखते हुए बोला, मैं कॉलेज जा रहा हूँ और तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल दो, मैं लेता आऊंगा। सनाया चिढ़ और थोड़ा गुस्से में बोली, कम से कम मेरी तारीफ तो कर ही सकते हैं। फिर मुंह बनाकर बोली, मैं कॉलेज जा रहा हूँ हन।
रणबीर सनाया से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। रणबीर बात बदलते हुए कहा, याद रखना, बस मेरे बारे में मेरी असलियत किसी को मत बताता, क्योंकि मैं अभी खुद को रिवील नहीं कर सकता हूँ। सनाया रणबीर के बात का मतलब समझ रही थी। रणबीर ने कल रात ही सनाया को सभी बता दिया था। वह उठा और बोला, ब्रेकफास्ट कर लेना और ध्यान रखना, वैसे मैं कॉलेज के बाद ऑफिस भी जाऊंगा। और फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, वैसे मैं बताना भूल गया, मिसेज सनाया राघव सिंघानिया आप आज कहर ढा रही हैं। फिर उसके गाल पे एक किस कर लिया और जाने लगा। सनाया का दिल अभी धड़क रहा था रणबीर के बातों पे। अब उसे इस सब की आदत डाल लेनी होगी, अब रोज ही ऐसा होने वाला है। तभी सनाया का फोन बज उठा। सनाया ने जल्दी से फोने उठाया तो उधर से सालू चाहते हुए बोली, तो मेरी सनाया। अरे नहीं मिसेज सनाया, कैसी रही रात की फाइटिंग, कौन जीता तुम या रणबीर? सनाया को कुछ भी समझ नहीं आया तो वह कंफ्यूज्ड होकर बोली, तुम क्या कर रही हो सालू, मुझे समझ नहीं आ रहा। वह इतना ही बोली, तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और सालू के कहे हुए बातों का मतलब समझ आ गया। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। तभी सालू बोली, अच्छा ये बता, तुम हमें कब बुला रही हो मिलने के लिए? अपने घर। सनाया भी जल्दी से बोली, आज ही आ जाओ, वैसे भी वो कॉलेज गए हैं तो मैं अकेली हूँ। जैसे ही सालू और उसके पीछे टेक लगाकर सुन रही मीना और पेहू ने सुना तो तीनों हंस पड़ी। सालू सनाया को छेड़ते हुए बोली, ओहो मेरी बीटी क्वीन, पत्नी धर्म, हाँ अच्छा जा रही हैं। सनाया शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं। तीनों सनाया को इस वक्त इमेजिन कर पा रही थी। उसके चेहरे के बाह कैसे होने, ये सोच उनकी हंसी निकल गई थी। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद सालू ने मिलने का बोल फोन काट किया। सनाया भी उसके फोन पे घर का लोकेशन भेज दिया था। आर्स कॉर्पोरेशन के ऑफिस में राम सिंघानिया सामने चेयर पे बैठे हुए थे और सामने आजाद और समर सर लटकाए खड़े थे। डर से उनके पसीने छूट रहे थे। तभी राम गुस्से में बोले, तुम दोनों के पुनाइजमेंट की बात कर ले हम। तभी समर अपना बच्चों वाला फेस बनाकर राम को देखने लगा। राम उसे देखकर बोले, अब ये मेरे सामने नहीं चलने वाला रोतलू में ढक। तुम दोनों ने गलती की है तो सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और फिर आगे बोले, तुम सबको पता है कि मेरे रूल्स के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है, फिर भी तुम दोनों मेरे खिलाफ गए। ऐसा करने वालों को एन मौत देता हूँ, लेकिन अब मैं तुम दोनों का क्या करूँ बोलो। तभी समर बोला, बॉस लेकिन वो मैं। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल चुप शांत। बीच में ही राम गुस्से में बोले, तुम सबको पता है मेरे रूल्स में है, मेरे शासन और मेरा शासन ही मैं हूँ। क्या ये बात तुम दोनों भूल गए? एनीवे तुम दोनों को मरना तो पड़ेगा। राम के बोलने भर से दोनों अंदर तक कांप गए थे। तभी राम उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, तुम दोनों मेरे खास हो और यह गलती रणबीर ने भी किया है। तभी समर राम को देख जल्दी से बोला, नहीं बॉस, वो हम थे। रणबीर बाबा का इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे ही समर ने कहा तो राम के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ गया था। राम यही तो सुनना चाह रहे थे कि आखिर क्या दोनों खुद की जान से ज्यादा रणबीर का परवाह करते हैं भी या नहीं। और समर के इस आंसर से राम खुश हुए थे, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में रणबीर का साथ देंगे, ये उन्हें अब भरोसा हो गया था। इतने में एक सर्वेंट आया और एक कुरियर दे गया। समर उसे अपनी पैनी नजरों से देखने लगा। वह आगे आया और उस बड़े से बैग को खोला तो वह डर से कांप गया। उस डिब्बे पे एक डॉल था जो खून से सना हुआ था और उसके नीचे रखा हुआ था एक कैसेट जिसपे लिखा था, वेलकम टू हेल राम सिंघानिया। जिसने भी कोरियर भेजा था वह बड़ा ही शातिर था। वह राम सिंघानिया के कण कण से वाकिफ था। वह जानता था कि अगर उसने कैसेट की जगह अगर कोई चीफ या वीडियो बेचता तो उसे आसानी से राम सिंघानिया ट्रैक कर सकते थे। तभी उसने कैसेट भेजा जिसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था। समर और आजाद को ये बात समझने में देर नहीं लगा था। दोनों शॉक्ड होकर राम सिंघानिया को देखने लगे तो वही राम सिंघानिया उस कैसेट को देख तो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे कोई भाव ही नहीं था। वह नॉर्मल टोन में बोले, प्ले कैसेट राइट नोव। राम सिंघानिया का चेहरा एकदम शक्त था, जिसे देख समर और आजाद दोनों डर गए थे।
समर जल्दी से दीवार पे लगा बड़े से टीवी डीवीडी की मदद से उस कैसेट को स्टार्ट कर देता है और जैसे ही कैसेट स्टार्ट होता है तो दोनों चौंक जाते हैं। राम सिंघानिया के आंखों में खून उतर आया था। स्क्रीन पे चल रहे वीडियो में एक आदमी जिसके चेहरे पे मास्क था, सर पे टोपी और आंखें लाल थी। ब्लैक पेंट और ब्लैक शर्ट और ब्लैक जूता उसने पहन रखा था। हाथ में लोडेड गन था और सामने दो लोग जिनके हाथ बंधे हुए थे। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि राम के खास आदमी थे जो छिपकर राम सिंघानिया के लिए काम करते थे। वह आदमी दिखने में बिल्कुल साइको लग रहा था, एंग्री और सार्कास्टिक। वह साइको आदमी गन को अपने माथे से रगड़ने लगा और सामने स्क्रीन पे देखते हुए बोलना स्टार्ट करता है, वेलकम डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह, वेलकम 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 टू माई हेल मिस्टर राम सिंघानिया। हा 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 हा। वह हंसने लगा, फिर एकदम से गुस्से में बोला, ओ ही आई एम मास्क मैन। हा 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 हा। वह अचानक से पागलों की तरह हरकतें करने लगा जिसे स्क्रीन पे राम सिंघानिया देख रहे थे। समर और आजाद के तो आंखें जैसे गड़ सा गया था। स्क्रीन पे समर और आजाद एक साथ बोले, ही इज साइको यार, पका ये तो पागल हैं, तभी हमसे उलझ रहा है। दोनों के इस वक्त एक ही विचार थे, सार्कास्टिक। वह आदमी व्यंग कसते हुए बोलने लगा, सिंघानिया डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह, यू नो हु एम आई, चिल्ला चिल्ला मैं बताता हूँ। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं तुम्हें मरने आया हूँ। और तुम्हारे वो चमचे क्या नाम हैं? डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या नाम है? वह उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर गोली चला दी। सामने बंधे राम सिंघानिया का एक आदमी मारा गया था। उसके खून के छींटे चारों तरफ फैल गए। तभी उसे याद आया, बोहा समर और आजाद। फिर साध होते हुए बोला, देखा, बस एक नाम याद आ जाता तो तुम्हारा ये आदमी आज जिंदा होता। एनीवे, तुम सब मुझे धुंधने की कोशिश मत करना वरना थक जाओगे। ये सुन समर और आजाद दोनों ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली थी। राम तो अभी भी एक्सप्रेशन लेस उसे ही देख रहे थे। मुझे तुम्हारी मौत देखनी है राम सिंघानिया। बस 2 मंथ्स और तुम मेरे पास यहाँ होगे। मेरा गन तुम्हारे सर पे होगा और तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे। हा 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 हा। वह अजीब हरकतें कर रहा था। उसके हाथ अजीब तरह से कांप रहे थे। राम सिंघानिया ही भी बिना किसी भाव के उसे ही देख रहे थे। और हाँ, बताना तो भूल गया, ये तुम्हारे चमचे, इन्हें मैंने कैसे पकड़ा तो बस इतना समझ लो, ये तो अभी शुरुआत है और आगे आगे देखो होता है। पहले भैरो, फिर अधीरा जज, फिर मसूब और फिर आजाद और गैस गैस कर। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह, चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम्हारा सबसे काबिल आदमी आजाद। फिर डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह, उन्होंने वह सोचने का नाटक करने लगा। हाँ, फिर समर सबको एक एक कर लूंगा और तुम देखते रह जाओगे। हा हा हा। फिर तुम वो नहीं, तुम्हारी तो फैमिली नहीं है, या फिर है? हा 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 हा। उसकी घनौनी हंसी किसी साइको से कम नहीं था। तभी राम गुस्से में टेबल पे पड़े फ्लास्क को स्क्रीन पे दे मारते हैं। बास्टर्ड, आई किल यू। तुमने राम सिंघानिया को चैलेंज किया है। अपने बॉस को इतने गुस्से में देख दोनों डर गए थे। दरअसल सब कुछ ठीक था, लेकिन लास्ट वाले शब्दों ने राम सिंघानिया को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था, जिसमें उस आदमी ने कहा था, वो नहीं, तुम्हारी तो फैमिली नहीं है, या फिर है? इस बात से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि उस साइको को राम सिंघानिया के फैमिली के बारे में पता था। पर कैसे और उसे यह कैसे पता चला? राम सिंघानिया जो हर एक कदम फूक फूक कर रखते हैं, आखिर उनसे कौन सी भूल हो गई कि इस साइको को उनके फैमिली के बारे में पता चल गया? उन्होंने गुस्से में बोला, इस वक्त घर सिक्योरिटी बाधा दो, घर का एक एक कोना तक नहीं छूटना चाहिए और रणबीर को इन्फॉर्म करो, उसे एक खरोच भी नहीं आना चाहिए और पता करो इस कोरियर को किसने भेजा है। राम सिंघानिया इस वक्त बेहद सीरियस दिख रहे थे, तो वही समर और आजाद उनके बातों को सुन जल्दी से अपने काम में लग गए। राम सिंघानिया उस आदमी को देखकर ही समझ गए थे कि वह आदमी साइको है और साइको का कोई भरोसा नहीं होता, वह कब क्या कर दे ये कोई नहीं जानता है। अगर डॉक्टर की भाषा में कहे तो ये भी एक बीमारी है जिसमें लोग अपने दिमाग पे से अपना संतुलन खो देते हैं और उसका दिमाग अपने हिसाब से काम करने लगता है। और अगर यह पागलपन किसी ऐसे इंसान के अंदर आ जाता है जो पहले से शातिर और दिमाग से तेज हो, तो इसका मतलब साफ है कि अब उस साइको का एक ही इलाज होता है,
उसकी मौत और उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता। इस बार राम सिंघानिया के सामने बड़ी चुनौती आ खड़ा हो गया था। अगर कोई बिजनेस राइवल होता तो वह सीधा राम सिंघानिया पे वॉर करता, लेकिन साइको लोग ऐसा नहीं करते। उधर समर और आजाद दोनों बाहर आ गए थे। आजाद ने सर्वेंट से पूछा भी था, लेकिन उसने इतना ही कहा था कि उसे वह कोरियर बाहर के लेटर बॉक्स के पास मिला था और उस पे इसी कंपनी का नाम लिखा था, तो उसने सर के ऑफिस तक पहुंचा दिया था। समर और आजाद दोनों परेशान दिख रहे थे। भाई आगे क्या करना है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस बार यह मैटर इतना आसान नहीं लग रहा है, आजाद ने समर से कहा, क्योंकि आजाद कभी अपना दिमाग खर्च नहीं करता था। उसे तो बस समर के ऑर्डर को फॉलो करना आता था। समर कुछ सोचते हुए, पहले हम सिंघानिया मैंसन और रणबीर बाबा के घर की सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम सीसीटीवी कैमरे की जांच करो। जिसने जिसने भी ये बॉक्स रखा होगा वह कैमरे में आसानी से दिख जाएगा। मैं अभी रणबीर बाबा के कॉलेज जा रहा हूँ। मुझे लगता है हमें उनसे हेल्प लेनी चाहिए, आखिर यह उनका भी मैटर है। समर एक बार में सब बोल गया, फिर तेजी से कार सोम के एरिया में निकल गया था। आजाद ने भी देरी नहीं की, क्योंकि अब उनका सबसे बड़ा काम उस साइको को पकड़ना था। इस बार वे लोग बिग टेबल की मदद भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि बिग टेबल तभी काम करता है जब दुश्मन के आइडेंटिटी के बारे में पता हो। तब बिग टेबल उसके नाम का फरमान जारी करता है, जिसको सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरा करना होता है। आधे घंटे के अंदर में समर ने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया था। जहां पहले ट्रेंड बॉडीगार्ड थे, तो अब वही उनकी जगह पे स्पेशल डिफेंस के बॉडीगार्ड को तैनात कर दिया गया था, जिनकी निगाहें चिलकी थी। लेकिन क्या वह उस साइको को रोक पाएंगे? इस बार सामने वाला इनविजिबल था, जिसने अपना नाम मास्क मैन बताया था। उधर रणबीर कॉलेज के गेट पर आ पहुंचा था। बस फर्क इतना था कि अब वह साफ कपड़े पहनने लगा था। दरअसल वह कॉलेज तो अपने उन्हीं पुराने कपड़ों में आना चाह रहा था, लेकिन सनाया के गुस्से की वजह से उसे नए कपड़े पहनने पड़े थे। आखिर सनाया उसकी बीबी है, तो बात तो माननी ही थी। रणबीर एंट्रेंस गेट पे लिखे कॉलेज के नाम को देख रहा था। वह मुस्कुराया और एक आह भरते हुए बोला, चल बेटा रणबीर, अब कॉलेज की जरा सैर कर ले। कहते हुए रणबीर अंदर जाने लगा। मेन गेट से इंटर होते ही सबसे पहले रणबीर रमन के चमचों से टकराया। अरे भाइयों, ये देखो, ईद का चांद। बड़े दिनों बाद साहब ने दस्तक दिया है। हटो हटो, साहब को अंदर जाने दो, उनमें से एक लड़के ने कहा और सबको साइड करते हुए रणबीर के लिए रास्ता बनाने लगा। रणबीर उन सबको इग्नोर कर आगे बढ़ने लगा, तभी उस लड़के ने उसे रोक दिया। सार्कास्टिक, अरे रुक तो फटीचर, आज बड़ा टिप टॉप दिख रहा है। ये कपड़े तुझे भीख में किसने दिए? हमसे मांग लेता। अरे इससे अच्छे कपड़े तुम्हें देते, मेरे पास इससे अच्छे कपड़े पड़े हुए हैं। एक काम कर, तू ना कल मेरे घर आ जा, कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो मैं तुम्हें दे दूंगा। उस लड़के ने व्यंग कसते हुए बोला और हंसने लगा। उसके कहते ही उसके साथी भी रणबीर के ऊपर हंसने लगे थे। आज पहला दिन था और रणबीर आज कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। वह शांत लहजे में बोला, देखो मेरे पास कपड़े हैं, और अगर इतने ही तुम्हें दान करने का सुख है तो उन्हें करो ना, जिन्हें इसकी जरूरत है। इतना कहते हुए रणबीर आगे जाने लगा, तभी उस लड़के ने रणबीर के पैर में अपने पैर फंसा दिए और जोर से रणबीर को पीछे से धक्का दे दिया था। रणबीर संभल नहीं पाया और धड़ाम की आवाज के साथ रणबीर नीचे जमीन पे जा गिरा। वह लड़का नीचे झुकते हुए घुटनों के बल आ गया था। देख रहा हूं, तेरे जुबान कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा फर्स्ट डे आखिरी दिन में बदल जाए, समझा लंगूर? रणबीर का इस तरह से उस लड़के के मुंह पे बोलना उसे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उसने गुस्से में रणबीर को धक्का दे दिया था। रणबीर गुस्से में अपना हाथ झाड़ते हुए उठा और उस लड़के के कॉलर को पकड़ लिया। तुझे क्या मैं पागल दिखता हूँ? शयन से मेरी बात सुन, मैं तुझे। रणबीर इतना ही बोला था, तभी उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आता है। क्या हो रहा है यहाँ? जैसे ही सबने ये आवाज सुना तो सब चौंक गए, क्योंकि उनके सामने कॉलेज के प्रिंसिपल खड़े थे, जो गुस्से में उन्हें ही घूर रहे थे। सैड टोन, सर आप आ गए। देखिए तो ये रणबीर मुझे जान से मारने पे तुला है।
मैंने इससे पूछा कि तुम इतने दिन के कहाँ थे, तो इसने मेरे कॉलर को पकड़ लिया और मुझे धमकने लगा। कहते हुए लड़का उदास दिखने लगा था। हाल कुछ ऐसा था कि उस लड़के के आंखों से आंसू तक आ गए थे। उसके बगल में खड़ा लड़का, जिसका नाम कौशल था, वह उसका नाटक देख मन ही मन बोला, मान गए यार, क्या एक्टिंग की है, साला कितना बड़ा कमीना है। अगर एक्टिंग में इसे रेटिंग देनी हो तो मैं तो इसे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। उद्धरण चिन्ह। सामने खड़े प्रिंसिपल सर ने पहले ही रणबीर को उस लड़के का कॉलर को पकड़ते हुए देख चुके थे और अब उन्हें सामने का नजारा देख यकीन भी हो गया था। वह रणबीर को गुस्से में घूरते हुए बोले, रणबीर कम टू माय ऑफिस राइट नाउ एंड यू मोनित, तुम भी मेरे ऑफिस में आओगे अभी। उस लड़के का नाम मोनित था। प्रिंसिपल गुस्से में रणबीर को घूरते हुए वह से चले गए। उनके जाते ही मोनित और उसके साथियों ने रणबीर के ऊपर व्यंग भरे मुस्कान दिए। सब उसे लाचार नजरों से देख रहे थे। रणबीर गुस्से में वहां से प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चल दिया। करीब 5 मिनट बाद रणबीर और मोनित दोनों प्रिंसिपल ऑफिस में थे। दोनों एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे थे और प्रिंसिपल उन्हें, रणबीर क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने मोनित को क्यों मारा, क्या तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट होना है, प्रिंसिपल सर ने कहा और रणबीर को घूरने लगे। उन्हें भी रणबीर बदला बदला सा लग रहा था। भले ही यह बात अलग है को प्रिंसिपल भी रणबीर को पसंद करते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, उसे देखने के बाद उन्हें अब रणबीर अलग सा लगने लगा था। एक दिल का कोना ये भी कह रहा था कि रणबीर बेकसूर हैं। हो ना हो यह मोनित ने ही किया होगा, या तो उसने रणबीर को उकसाया होगा या भी धमकाया होगा। लेकिन ये भी हम नहीं भूल सकते कि दिल के कहने या महसूस होने से कुछ नहीं होता, हर किसी को सबूत चाहिए होता है। और यह सबूत और आंखों देखा हाल ये था कि रणबीर को मोनित के ऊपर हाथ उठाते प्रिंसिपल ने देख लिया था। रणबीर क्या जवाब देता, वह जानता था कि प्रिंसिपल ने उसे देख लिया था मोनित के कॉलर को पकड़ते हुए। खैर, अगर वह कुछ थोड़ी देर पहले आ जाते तो शायद इस वक्त मोनित सजा भुगत रहा होता। सर वो मैंने नहीं, इसने ही पहले मुझे उलझने की कोशिश कर रहा था, तो मैं क्या करता। रणबीर ने जब देखा कि प्रिंसिपल उसे ही गुस्से में घूर रहे हैं तो वह जल्दी से बोला और सर झुका लिया। वह अब आगे कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाह रहा था। जब रणबीर ने प्रिंसिपल को ये बताया तो मोनित कैसे शांत रहता। वह बोला, सर यह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपने तो देखा था ना कि मैंने कुछ नहीं किया। मोनित भले ही जता नहीं रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे जंग जीतने वाली मुस्कान थी। वह जानता था कि प्रिंसिपल उसका ही साथ देंगे, लेकिन हुआ उसका उलट। एंग्री, सूट अप, मोनित, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। वहां तो तुम्हारे दोस्त भी थे, तो फिर रणबीर ने तुम्हें कैसे मारा। ये तो वही बात हो गई कि एक अकेला शव को मार गिराए। तुम सब इतने सारे थे और रणबीर अकेला। इससे साफ साफ समझा जा सकता है कि कौन किसको पीट रहा था और कौन किससे पीट रहा था। गुस्से में प्रिंसिपल दोनों पे भभक पड़े और फिर एक लंबी सांस भरते हुए आगे बोले, दिस इज माई लास्ट वार्निंग, बोथ ऑफ यू, नेक्स्ट टाइम आई डोंट केयर, बिलीव यू, मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों मेरे कॉलेज के स्टूडेंट हो। मैं तुम दोनों को कॉलेज से निकाल भी सकता हूं। अब तुम दोनों जा सकते हो। गो वे, प्रिंसिपल ने कहा और उन्हें घूरने लगे, जैसे कह रहे थे, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ मेरे ऑफिस से। उनके घूरना मात्र से दोनों जल्दी से बाहर निकले गए थे। भला कौन प्रिंसिपल से उलझना चाहेगा। ऑफिस बाहर निकलते ही मोनित ने तंज कसते हुए बोला, सार्कास्टिक, वाह रणबीर साहब, आज तो बच गए, लेकिन कब तक बचोगे। रणबीर जन मोनित को इग्नोर कर दिया था और उसकी तरफ बिना देखे ही जाने लगा। तब मोनित के तन बदन में जैसे आग लग गया था। उसे यह बेइज्जती की तरह लगने लगा और उसने आखिर में तंज कसते हुए रणबीर को बोल ही दिया। रणबीर का तो हमेशा का था, वह बिना वजह, बिना बात और बिना किसी मतलब के किसी से उलझता ही नहीं था। इधर मोनित ने कितने दिनों से किसी स्टूडेंट को बुली नहीं किया था और जब वह गेट से रणबीर को अंदर आते देखा, तब वह रणबीर को परेशान करने चला आया था। आज रणबीर खुश था और वह रोहित, प्रशांत और प्रीतम से मिलना चाहता था।
कितने दिनों से वह अपने दोस्तों से मिला था, इसलिए उसने पहले कॉलेज कैंपस में जाकर उन्हें ढूंढना सही समझा और वह कैंपस की तरफ चल पड़ा था। उन्हें बिल्कुल भी मोनित पे या मोनीत के बातों पे ध्यान नहीं दिया। मोनित अंदर तक गुस्से में काम गया और मन ही मन दांत पीसते हुए बोला, देख लूंगा तुझे। तुमने मुझे मोनीत खन्ना को इग्नोर किया है, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये कहते हुए उसके आंखों में शैतानी चमक आ गई थी। रणबीर चलते हुए कॉलेज के कैंपस के पास पहुंचा ही था कि उसका फोन बजने लगा। उसने मोबाइल निकाला और स्क्रीन पे शो हो रहे नाम को देखा, जिसपे समर का नाम शो हो रहा था। बिना देर किए उसने कॉल रिसीव कर लिया। वार्तालाप। जी बोलिए समर भाई, मैं बोल रहा हूँ। उधर से घबराया सा आवाज आया। रणबीर बाबा, आप कहाँ हैं? प्रॉब्लम है, आप आ जाए, मैं कॉलेज के एंट्रेंस गेट पे कार में हूँ। रणबीर चिंतित होकर बोला। क्या हुआ समर भाई, कोई दिक्कत है? रणबीर ने कहा तो समर बोला, आप आइए तो मैं सब बताता हूँ। और आप अटेंडेंस की चिंता छोड़ दीजिए, उसको मैं देख लूंगा। समर ने कहा तो रणबीर ओके बोलकर फोन रख दिया और एंट्रेंस गेट की तरफ चल दिया। रणबीर का नया घर। सनाया बैठी बैठी बोर हो गई थी। वह कभी टीवी देखती तो कभी गेम खेलती तो कभी कुछ और करती। कुल मिलाकर कहे तो वह बोर हो गई थी। वह रणबीर को बहुत 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 ज्यादा ही मिस कर रही थी। अगर रणबीर उसके सामने होता तो उसे कसकर गले से लगा और कभी छोड़ती ही ना। वह इन सब सोच भी डूबी बावरी हुए जा रही थी, इतने में उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पे नाम नहीं देखा और कॉल को रिसीव कर लिया। तभी सामने से आवाज आई, यार सनाया, ये कहाँ का लोकेशन भेज दिया है? हमें तो कोई घर ही नहीं दिख रहा और सामने जो घर है वहां तो बॉडीगार्ड्स ही बॉडीगार्ड्स हैं। कहीं तू हमारे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रही ना? देख, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं सनाया की बच्ची। इतने सारे डांट खाने के बाद सनाया तो चिढ़ गई। उसे तो लगा था रणबीर होगा, लेकिन नहीं, ये तो उसकी दोस्त निकली। सनाया को पता था कि उसने जो लोकेशन भेजा है वह सही था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि सनाया उन लोगों के साथ कोई प्रैंक कर रही हैं। और यह बात भी सच था कि इस एरिया में सिर्फ एक ही घर था जो सिर्फ रणबीर का था। तुम सब आ गई, ठीक है, तुम सब वही रुको, मैं अभी आती हूँ, सनाया ने कहा और फोन काट दिया। फिर बाहर में गेट की तरफ जाने लगी, लेकिन वह बाहर जा पाती इससे पहले ही एक गार्ड ने उसे रोक लिया। आई एम सॉरी मैम, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकती, बॉडीगार्ड ने बिना की भाव के कहा। तो सनाया का मुंह बन गया। वह इस बॉडीगार्ड पे चिल्लाते हुए बोली, ठीक है तो तुम जाओ और मेरे दोस्तों को लेकर अंदर आओ, अभी जाओ। गार्ड तो सनाया का गुस्सा देखकर सकपका गया। उसने जल्दी से सर हिलाया, जी जी, ओके मैम, और बाहर गेट की तरफ भागा। उसने जाते ही सनाया गुस्से में खुद से बोली, मेरे भोले पतिदेव, जरा आप घर आइए तब मैं आपको बताती हूँ। आपने मेरे बाहर जाने पे बैन लगाया है, आपको तो छोड़ूंगी नहीं। उसके नाक गुस्से में फूल गए, जिस वजह से वह बेहद क्यूट लग रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि गार्ड को यह तैनात रणबीर में नहीं बल्कि राम सिंघानिया ने करवाया था। कार में बैठा रणबीर सामने चल रहे वीडियो को बिना किसी भाव को देख रहा था। उसकी मुट्ठी गुस्से में कसती जा रही थी। ये वही वीडियो था जो उस साइको ने राम सिंघानिया को भेजा था, और साथ साथ समर सारी सिचुएशन भी एक्सप्लेन करता जा रहा था। और जब वीडियो खत्म हुआ तो रणबीर ने समर को बिना किसी भाव के बोला, तो अब तक आप लोगों में उस पे क्या एक्शन लिए? रणबीर ने कहा तो समर शांत लहजे में जवाब देते हुए बोला, रणबीर बाबा, हमने सीसीटीवी कैमरे की जांच के लिए आजाद को बोल दिया है। जब तक हम ऑफिस पहुंचेंगे तब तक समर इस आदमी को पकड़ चुका होगा, और दूसरा ये कि हमने आपके घर और सिंघानिया मैंसन की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। रणबीर को शांत चेहरा खतरनाक वाइब्स दे रहा था। वह कुछ सोचते हुए समर से बोला, नहीं, आप लोग गलत हैं, इन सब से कोई फायदा नहीं होने वाला। जहां तक मैंने साइकोपैथ लोगों के बारे में जाना है, उन लोगों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। और पहला ये कि कैमरे की जांच से कुछ पता चल सके, इसकी मुझे उम्मीद नहीं है, और दूसरा ये कि सिक्योरिटी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है।
रणबीर ने ये कहा तो समर चौंक गया। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रणबीर इतनी आसानी से उसके इतने मेहनत से किए गए काम को बेकार ठहरा देगा। शॉक्ड, आप कैसे कह सकते हैं रणबीर बाबा? हो सकता है मैं सही हूँ और वह आदमी पकड़ा जाए। रणबीर मुस्कुरा दिया और पीछे सीट पे टेक लगाकर आंखें बंद कर लिया। हन, ये तो हमें ऑफिस चलकर ही पता चलेगा। रणबीर बिल्कुल शांत था, उसके कहे गए शब्दों में कुछ ना कुछ अर्थ छुपा हुआ था जिसे समर समझ पा रहा था। गाड़ी तेज रफ्तार में चल रही थी। रणबीर में आंखें मूंद ली थी, शायद वह खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। करीब 37 मिनट के बाद कार ऑफिस के सोम एरिया में आकर रुकी। रणबीर और समर दोनों कार से निकले और प्राइवेट लिफ्ट के सहारे 6 स्टोन फ्लोर के बने रूम में जाने लगे, जो इसी तरह के कामों को निपटाने के लिए बनाया गया था। रूम साउंड प्रूफ था और उस रूम में जाने का रास्ता सिर्फ प्राइवेट लिफ्ट से होकर ही जाता था, जिस वजह से बाहर के लोगों और एम्प्लॉयज को लगता था कि यह ऑफिस सिर्फ 10 फ्लोर का ही है, लेकिन असल में ये 11 फ्लोर का था। फ्लोर 6 में जाने के लिए लिफ्ट के बटन नंबर 6 को थोड़ी देर प्रेस किए रहना पड़ता था। आम भाषा में आप हिडन फ्लो भी कह सकते हैं, जिसके बारे में कुछ लोग ही जानते थे। दोनों जब 6 स्टोन फ्लो में पहुंचे तो उन्हें सामने ही बैठा आजाद दिख गया। उसने अपना सर पकड़ रखा था, जिसे देख वह कितना परेशान होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। जब सामने लगे बड़े से सोफे पे रणबीर बैठा तब जाकर आजाद होश में आया। तभी समर की आवाज ने उसे चौंका दिया। क्या हुआ? कोरियर वाला आदमी पकड़ा गया, समर ने कहा तो रणबीर हाँ में सिर हिला देता है और सामने इशारा कर देता है। उसके इशारा करते ही समर और रणबीर दोनों उस ओर देखते हैं और जैसे ही उन दोनों की नजर वहां जाती है तो दोनों चौंक जाते हैं। समर शॉक्ड होकर बोला, व्हाट? क्या मजाक है ये? रणबीर के भाव भी चेंज हुए थे, लेकिन जैसे ही उसे कुछ समझ आया तो वह हंसने लगा। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था और वह अंधा था, और दूसरी बात यह कि वह बोल भी नहीं सकता था। रणबीर जानता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है और उसे ये सब सोचकर हंसने लगा था। वह समझ गया था कि इस बार हमारा पाला किसी ऐसे पागल से हुआ है जो साइको के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हैं। रणबीर को खुद में सोचता देख समर और आजाद अपना माथा खजाने लगे थे, क्योंकि रणबीर बार बार हंस रहा था। बॉस को क्या हुआ? कहीं ये सदमे में तो नहीं चले गए? तो फिर हमारा क्या होगा? और इतने बड़े एम्पायर को अब कौन संभालेगा? आजाद खुद में ही बड़बड़ता और वह आगे कुछ और सोच पाता उससे पहले ही रणबीर बोला, अपनी जुबान पे लगाम लगाओ आजाद, और हाँ यह मेरा एम्पायर है तो मैं ही संभालूंगा। जैसे ही रणबीर ने कहा तो आजाद चौंक गया। वह आंखें फाड़े रणबीर को देखने लगा, जो अभी उसे ही घूर रहा था। आजाद डर गया। वह सोचने लगा कि आखिर उसने ये सब मन में कहा था तो बॉस ने सुन कैसे लिया। लेकिन उसे तभी ठंडेपन का एहसास हुआ, और जब वह सामने देखता है तो रणबीर उसे घूर रहा था। तभी समर बोला, आजाद मैंने तुम्हें क्या बोला था और तुम क्या लाए हो? ये अंधा, इसका अब हम क्या करेंगे? समर ने गुस्से में कहा तो आजाद बोला, सीसीटीवी कैमरे में हमने इसी को देखा था और इसने ही यहाँ उस कोरियर को रखा था, तो मैं क्या करता तुम ही बताओ। आजाद ने आंखें दिखाई तो रणबीर दोनों को डांट देता है, अब आप दोनों बस भी कीजिए, वैसे मुझे इसी की उम्मीद थी। रणबीर दोनों को आपस में उलझते देख खुद ही बोला ताकि कम से कम ये दोनों शांत तो रहे। दोनों के शांत होते ही रणबीर आगे बोला, अब आप लोग ये सोचिए हम उस साइको को कैसे पकड़ेंगे? वैसे भी वह पागल हमसे 2 कदम आगे हैं, और अगर थोड़ी भी देर हुई तो याद है ना उसने क्या कहा था? रणबीर का हर शब्द सूझबूझ से भरा हुआ था। दोनों रणबीर के बातों को सुन अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे थे कि यह रणबीर है या राम सिंघानिया। जब दोनों नहीं बोले तब रणबीर टेबल पे हाथ पटकते हुए बोला, आप दोनों बार बार कहाँ खो जाते हैं? रणबीर के खिसियाने से दोनों होश में आए। तभी समर बोला, हम सबको प्रोटेक्ट करेंगे और जब वह उन्हें मार नहीं पाएगा तो खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर बाहर आ जाएगा, फिर हम उसे पकड़ लेंगे। उद्धरण चिन्ह, मुझे तो लगता है आप दोनों का दिमाग कहीं घास चरने चला गया है। आप पागल हो गए हैं।
समर ने कहा तो रणबीर उसे बीच में ही टोक दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला था। रणबीर एक लंबी आह भरते हुए बोला, आप लोग जिसकी सिक्योरिटी बढ़ाने की बोल रहे हैं, वह खुद एक गैंग का लीडर हैं। भला उसे सिक्योरिटी की क्या जरूरत। जब रणबीर ने ये कहा तो दोनों का माथा ठनका। आखिर राम सिंघानिया के अंडर काम करने वाले लोग तो खुद वेल ट्रेंड थे, तो भला उन्हें सिक्योरिटी की क्या जरूरत। आजाद, भैरव, मसूद और अधिराज आज ये सब इंडिविजुअल के सबसे बड़े गैंग के लीडर हैं। जो गैंग सिर्फ कुछ ही घंटों में एक टेबल के ऑर्डर पे पूरा देश लखनऊ सर पे उठा लेता है। उन्हें कब से सिक्योरिटी की जरूरत आन पड़ी। तो फिर हम क्या करें, आजाद ने रणबीर से सवाल किया। इंतजार, रणबीर एक वर्ड में आंसर दिया। तभी दोनों चौंक कर बोली, व्हाट। आप कहना क्या चाहते हैं, हम कुछ समझे नहीं। रणबीर उन दोनों को घूर कर देखने लगा। वह सोचने लगा कि ये दोनों इतने ही भोले हैं या भोला बनने का नाटक कर रहे हैं। रणबीर अपना माथा झटका और आगे बोला, साइको लोग चोर उचक्कों से स्मार्ट और बेहतर होते हैं, तभी तो उन्हें साइकोपैथ कहा जाता है। मेरी बात आप दोनों ध्यान से सुनिए। हम उसे नहीं पकड़ सकते हैं, इतनी आसानी से तो नहीं। पहले हम ये पता लगाएंगे कि उसने जो हमारे 2 लोग मारे हैं, उन दोनों की लाश कहाँ है। वही तो मुर्दे हैं जो हमें उस साइको के पास पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमें ये काम जल्द से जल्द करना होगा, वरना बहुत जल्द हमें तीसरी लाश भी मिलेगी और फिर चौथी, ऐसे करते करते सब मरेंगे। रणबीर ने अपना सारा दिमाग लगा दिया और जो उसने कहा उसे सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आजाद एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो वह सिर्फ मारना जानता है, और समर राम सिंघानिया का पर्सनल सेक्रेटरी हैं तो इसका इस सब में दिमाग चलता है। लेकिन वह भी इतना नहीं सोच पाया था, हालांकि वह रणबीर के कहने का मतलब समझ गया था। आजाद ने अपने टीम के पास इंफॉर्मेशन भेज दिया और अब उसकी टीम उन दोनों को ढूंढने में लग गई थी। तीनों यही सोचने में लगे थे कि इस साइको को कैसे पकड़े। इतने में रणबीर का फोन बज उठा। रणबीर खुद में ऐसा खोया था, वह बिना देखे हो फोन को रिसीव कर लिया, लेकिन अगले ही पल उसके भाव एकदम से बदलने लगे। आप मुझे बताएंगे इस वक्त आप कहाँ हैं? ये सनाया थी, उसके ये सब गुस्से में कहा था। रणबीर चौंकते हुए बोला, क्या हुआ जान, अब मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझ डांट रही हो? अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, आप बस अभी के अभी घर आइए। अभी? लेकिन अभी कैसे? तभी सनाया उसके बातों को बीच में ही काटते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती, बस आप आए रहे हैं तो आ रहे हैं। अभी के सभी। अगर आप आधे घंटे में नहीं आए ना तो देख लेना मैं आपसे बात नहीं करने वाली। सनाया की धमकी को सुनाकर रणबीर चौंक गया। तभी उसे 2 लोगों की हंसने की आवाज आई। आजाद और समर दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। उन्हें रणबीर को इस हालात में देखकर मजा आ रहा था। तभी रणबीर गुस्से में बोला, आप दोनों मुझ पे हंसन बंद कीजिए और मैंने जो बोला है उस काम को करिए। मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। इतना बोल रणबीर वहां से उन्हें बिना देखे बाहर चला गया, क्योंकि वह अंदर से एम्बरेस फील कर था। दोनों उसे जाते देख हंस रहे थे क्योंकि उन्हें रणबीर की हालात का अंदाजा हो गया था। और दोनों के मन में एक ही विचार था कि अब इन्हें लेडी बॉस से डांट पड़ने वाली है। तभी आजाद आंखों में चमक लिए बोला, क्या बोलते हो पार्टनर? क्या हम छुप कर चले देखने की बॉस कैसे डांट खाते हैं? तभी समर उसे आंख दिखाते हुए बोला, पागल मत बन, मैं नहीं जाने वाला। जब समर नहीं माना तो आजाद खींसियाते हुए बोला, क्या हो गया है यार तुझे? जब हम बड़े बॉस को डांट खाते हुए देख सकते हैं तो इन्हें क्यों नहीं? तभी समर उसके पीठ पे एक जोर का मुक्का मार देता है। बोला, उसके बाद का भूल गया कि कैसे हम दोनों को बॉस में बर्फ में जमा दिया था। समर ने उसे याद दिलाया तो आजाद डर से कांप गया। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है, जब सुमित्रा जी राम को डांट रही थी, तब ये दोनों छुपकर उन्हें डांट खाते हुए देख रहे थे। इस बात से अनजान कि उन्हें राम ने देख लिया है और अब उनकी वोट लगने वाली है। ये सारे ख्याल आते ही आजाद का फेस सफेद पड़ गया। जिस तरह सनाया ने उसे धमाकर घर बुलाया था, रणबीर भी पति धर्म निभाते हुए घर की ओर दौड़ा था। अभी भी सनाया के धमकी भरा हर वो शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे।
करीब 35 मिनट में वह घर पहुंचा और गाड़ी पार्क कर जल्दी से घर में एंटर होता है। बॉडीगार्ड भी उसके लिए जल्दी से रास्ता खाली कर देते हैं। वह जैसे ही हॉल में तक आया तो उसे 3-4 लड़कियों के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वह चौंक कर सामने देखा तो सामने सनाया की तीनों दोस्त बैठी हुई थी। उधर सनाया ने भी रणबीर को अंदर आते हुए देख लिया तो वह जल्दी से दौड़कर उसके पास चली गई। जान धीरे, तुम्हें चोट लग सकती है। रणबीर ने जब देखा कि सनाया उसके ओर दौड़कर आ रही हैं तो डरते हुए बोला। उसने मन ही मन सोच कि ओह, मैं क्या करूं इस बच्ची का, मुझे तो पागल ही कर देगी। वह सोच ही रहा था इतने में सनाया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आप आ गए? हाँ, तो अब इन्हें एक्सप्लेन कीजिए, मैं तो इनके सवालों से पक गई हूँ। सनाया अपनी उखड़ते हुई सांसें को संभाल सालू, मीना और पीहू की तरफ इशारा करते हुए बोली। जब से सनाया की दोस्त यहाँ आई थी तब से उन्होंने सनाया का दिमाग खाना शुरू कर दिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतना बड़ा घर किसका है? अगर तुम्हारा है तो रणबीर ने इसे कब खरीदा? और जब रणबीर ने खरीदा है तो वह इतना अमीर कब हुआ? तीनों के अजीब अजीब सवालों से सनाया पक गई थी। वह क्या बोलती? यही कि रणबीर इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, और कैसे कहती? क्योंकि रणबीर ने उन्हें बताने से मना किया है। इनफैक्ट कि किसी को नहीं बताने को बोला है। यहाँ तक कि वह अपने भाई को भी नहीं बता सकती हैं। जब सनाया ने उसे ठीक से बताया तो वह सारी सिचुएशन को समझ गया था। वह चलते हुए सामने वाले बड़े से सोफे पे बैठ गया और उन्हें देखने लगा। तीनों उसे ही घूर रही थी। इतने में रणबीर ने सनाया को पकड़ा और अपनी गोद में बैठा लिया। सनाया तो चौंक गई, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। इस वक्त उसे इतना एम्बरेस फील हो रहा था कि वह जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें समा जाना चाहती थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गई थी। तो वही सामने बैठी तीनों भी ये देख, उन तीनों का हाल भी कुछ ऐसा था। लेकिन उनके आंखों में एक चमक थी और वह ये था कि अब इन्हें सनाया को तीज करने का एक बहाना मिल गया था। सनाया मुंह बनाकर रणबीर को गुस्से में घूरने लगी। वॉट, घूर क्यों रही हो मुझे? तभी सनाया में उसे कोसते हुए बोली, घूरू नहीं तो और क्या करूं? आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इन्हें तो यही चाहिए था, अब ये मेरा मजाक उड़ाएगी, सनाया ने मन में कहा। लेकिन रणबीर उसे अभी भी प्यार से देख रहा था। उसे तो सनाया को किस करने का मन था, लेकिन उसने खुद पे कंट्रोल कर लिया था। तभी सालू के आवाज से वो दोनों खुद से बाहर आए। लव बर्ड्स यार, तुम दोनों का हो गया हो तो थोड़ा हमारे तरफ भी ध्यान दे दो, हम भी बैठे हैं यहाँ। सालू ने कहा तो था लेकिन उसका सीधा इशारा सनाया थी। वह उसे चेता रही थी, अब तो तू गई बच्ची, हमें तुझे चिढ़ाने अब कोई नहीं रोक सकता है। सनाया रणबीर के गोद में कसम साने लगी, लेकिन रणबीर ने उसे अपने मजबूत बाहों से जकड़े रखा। आखिर में वह हारकर उसके गोद में ही बैठ गई। वह एक बार रणबीर को घूर कर देखती है और फिर तीनों को देखने लगी। सनाया का चेहरा और नाक एकदम लाल पड़ गया था। तभी सनाया बोली, तुम सब जो पूछना चाहती हो पूछ लो, ये यही है। सनाया ने उन्हें याद दिलाया तो रणबीर उन्हें क्यूरियस होकर देखने लगा। अब जब सनाया मानकर उसके गोद में ही बैठी तो वह टेबल पे रखे अंगूर को एक एक कर खिलाने लगा और सनाया उसे खाने भी लगी। इधर सामने बैठी तीनों ने अपना माथा पीट लिया और उन्हें इग्नोर करते हुए पीहू रणबीर से एक ही बार में सारे सवाल कर देती हैं। जीजू, आपने ये घर कब खरीदा और आप इतने अमीर कब हुए? रणबीर ने जब पीहू के मुंह से खुद के लिए जीजू शब्द सुना तो उसका तो मन किया कि इसी वक्त पीहू को ये घर गिफ्ट कर दे। सांस ले लो तुम साली साहिबा, रणबीर ने लास्ट वाले शब्दों पे जोर देते हुए बोला और फिर आगे बोला, तुम्हारे सवाली का जवाब ये है कि अब मेरी एक वाइफ है तो मुझे कुछ तो काम करना था ना, इसलिए मैंने आर्स कॉर्पोरेशन में जॉब पकड़ लिया है। सैलरी अच्छा मिल रहा है तो मैंने ये घर रेंट पे ले लिया। रणबीर ने हंसते हुए एक सपन किया तो पीहू झट से बोली, तो फिर वो गार्ड्स, वो भी उतने सारे? अब ये तो मैं भी जानती हूँ कि कोई भी कंपनी इतनी रुपए तो नहीं ही देगी जो तुमने इतने सारे गार्ड्स रखे हैं। पीहू को बाहर का वो सारा नजारा याद आ गया था।
बाहर इतने सारे गार्ड्स थे कि अगर उन सब की सैलरी को काउंट करे तो एक अच्छा सा घर खरीद ले। उसे ये सब याद आते ही रणबीर से पूछ लिया था, जिसपे रणबीर ने उन्हें हंसते हुए जवाब दिया, ओ अच्छा, वो गार्ड्स, वो तो इस घर वाले की तरफ से हैं। इसमें मैं कुछ नहीं सकता हूँ। अगर इसके बारे में तुम्हें जानना हो तो तुम इस घर के मालिक से बात करो। उसने इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं बताया है। रणबीर बड़े ही आसानी से उन तीनों को अपने बातों के जाल में फंसा दिया था। सनाया तो मन ही मन रणबीर के तारीफ किए जा रही थी। उसे तो रणबीर उसका मसीहा दिख रहा था। इतने में रणबीर ने एक अंगूर उठाकर उसे खिला दिया और सनाया का सोचना सब बंद हो गया। वो तीनों तो शाम तक जाने वाली थी। तभी रणबीर उन्हें देखकर बोला, तुम सब यही बैठो, तब तक जरा मैं अपनी वाइफ से कुछ बातें करके आता हूँ। इतना बोल उसने सनाया को अपने गोद में उठा लिया और उसे कमरे में ले जाने लगा। आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? प्लीज नीचे उठाए ना, सब देख रहे हैं। सनाया शर्म से बोझिल पलकों को झपकाते हुए बोली। तभी रणबीर अपने सेडक्टिव वॉइस में बोला, शुश, शांत जान, पहले चालू तो फिर बताता हूँ। इतना बोल उसने सनाया के कान में फूंक मारा तो सनाया अंदर तक सिहर उठी। उसका तो बुरा हाल हुए जा रहा था, दिल किसी रोलर कोस्टर के रफ्तार में भागे जा रहा था। रणबीर ने सनाया को घर के अंदर ले आया और उसे बेड पे ले जाकर सुला दिया। सनाया कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही रणबीर उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। सनाया इस अचानक हमले से एकदम से चौंक गई, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रणबीर को ही देख रही थी। जब सनाया ने उसके आंखों में झांका तो उसे खुद के लिए शिद्दत वाला प्यार नजर आया और यह सब सोचते ही वह पिघलने सी लगी। फिर उसके खुद को ढीला छोड़ दिया और रणबीर का साथ देने लगी। सनाया को किस करना नहीं आता था, लेकिन रणबीर पागलों की तरह उसके होठों को चूमे जा रहा था। धीरे धीरे उसने सनाया के कपड़ों को खोलना स्टार्ट कर दिया। सनाया रणबीर के प्यार में एक एक पल में खोए जा रही थी। रणबीर अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। सनाया के नाजुक होठ रणबीर के सख्त होठों के गिरफ्त में थे। रणबीर इतनी शिद्दत से उसे चूमे जा रहा था कि सनाया उसमें खोने से लगी थी। कुछ मिनटों में जब रणबीर ने उसके होठों को आजाद किया तो सनाया के होठ सूज गए थे। अपनी जान के होठ पे एक लाइट किस कर उसे छोड़ देता है और फिर उसे ठीक करने लगता है। सनाया अभी भी रणबीर को फील कर रही थी। सनाया के जो कपड़े अस्त व्यस्त थे रणबीर उसे ठीक कर देता है और फिर उसके बगल में लेट जाता है और उसके सर को अपने सीने पे रख लेता है। विफाई, रणबीर धीरे से बोला। तभी सनाया बोली, हुन, उद्धरण चिन्ह। तभी रणबीर आंखें बंद कर लेता है और खुद पे कंट्रोल कसते हुए बोला, जान, अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता। अब मैं तुम्हें हर तरह से अपना बना लेना चाहता हूँ। रणबीर ने कहा तो सनाया शर्म से उसके सीने छिपने लगी, क्योंकि वह रणबीर के कहने का मतलब समझ रही थी। रणबीर सनाया के परमिशन के बिना कुछ नहीं करना चाहता था। सनाया ने कुछ नहीं कहा, वह बस उसके सीने में अपना सर छुपाए हुए थी। रणबीर उससे परमिशन चाह रहा था, इसलिए वह आगे बोला, जान क्या हुआ? हालांकि रणबीर सनाया के शर्म से ही भाग गया था कि सनाया की हाँ है, लेकिन वह फिर भी उसके मुंह से सुनना चाह रहा था। तभी रणबीर फिर बोला, तो मैं तुम्हारी ना समझूं। ठीक, जब तुम रेडी हो जाओ तब हम आगे बढ़ेंगे। रणबीर ने कहा तो सनाया जल्दी से उसके होठ पे एक लाइट किस कर देती हैं और फिर सीने में अपना सर छुपा लेती हैं। सनाया ने इतने तेजी में ये सब किया था कि रणबीर उसे निहारता ही रह गया था। वह उसके इस तरह के कॉन्फेशन से मुस्कुरा दिया और उसे कसकर पकड़ लिया और फिर रखी झटके में उसे पलट उसके ऊपर आ गया। सनाया एकदम से चौंक गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। तभी रणबीर अचानक से उसके होठों पे अपने होठ रख देता है और उसे पूरे शिद्दत से चूमने लगता है। रणबीर आगे आगे बढ़ना चाहता था, इससे पहले उसका फोन बज उठा। पूर्ण विराम। फोने के बजते ही रणबीर ने सनाया को छोड़ दिया और फोने को रिसीव कर लेता है। तभी उधर से समर बोला, बॉस, एक की लाश को हमने ढूंढ लिया है, लेकिन दूसरा अभी हमें नहीं मिला। फिर कुछ सोचकर बोला, लेकिन बॉस, मुझे नहीं लगता कि इस लाश से हमें कुछ फायदा होने वाला है। समर के जवाब से रणबीर सोच में पड़ गया। क्यों? क्या है उस लाश में? तभी अफसोस जताते हुए समर बोला,
बॉस आप आकर खुद ही देख लिए, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। समर ने कहा तो रणबीर ने आगे कोई सवाल करता है और फोन रख देता है। फिर सनाया की ओर देखता है जो अभी उसे गुस्से में घूर रही थी क्योंकि वह बात करने के चक्कर में सनाया को भूल ही गया था। तभी रणबीर उसके ऊपर से उठ जाता है और अपने कपड़े ठीक करने लगता है। आई एम सॉरी विफाई, लेकिन मुझे जाना होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह इम्पोर्टेंट हैं। हम रात में कंटिन्यू करते हैं। सनाया के लिए ये सब चोट लगने जैसा था। उसका मुंह बंद और वह गुस्सा करते हुए बोली, काम काम, आप हमेशा काम ही करते रहेंगे क्या? जाइए, मुझे अब आपसे बात नहीं करनी। सनाया का गुस्सा और फूले हुए गालों को देख मुस्कुराने लगा और फिर उसे छेड़ते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो मैं अभी रुक जाऊं और हम आगे वो करें? बोलो, तुम बोलोगी तो रुक जाऊंगा, रणबीर ने कहा और एक आंख विंक कर दिया। रणबीर के ऐसा करने से जो अब तक सन्या रणबीर से गुस्सा थी, अब उसका गुस्सा छू मंतर हो गया था और अब वह शर्म के मारे बिस्तर में गाड़ी जा रही थी। अब उसे रणबीर के कहने का मतलब समझ आने लगा था। वह जल्दी से उठकर वॉशरूम में भाग जाती हैं और दरवाजे को बंद करते हुए कहती हैं, आप जाए ना, आपको काम था ना। रणबीर उसे बच्चों वाली हरकतें करते हुए देख रहा था, फिर वह मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। तभी सनाया धीरे से दरवाजा खोल अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ देखती हैं और जब उसे रणबीर नहीं दिखता तब वह बाहर आ जाती हैं और खुद में ही बातें करने लगी, अच्छा हुआ वो चले गए। मैं भी कितना पागल हूं ना, क्या जरूरत थी मुझे उन्हें उकसाने की। सनाया खुद में ही बातें कर रही थी तभी कोई उसे पीछे से कमर से पकड़ लेता है। सनाया अचानक इस हमले से डर जाती हैं और पीछे मुड़कर देती हैं तो उसका दिल और तेजी से धड़कने लगता है। पीछे खड़ा रणबीर उसे ही देख रहा था। वह उसे अपनी तरफ कर बोला, मैं आता हूं, तब तक अपनी दोस्तों से मिल लो, कहीं उन्हें शक ना हो जाए कि। और इतना बोल उसके फोरहेड पर किस कर वहां से चला जाता है। सनाया उसके छुबन से अपनी जगह पे जड़ हो गई थी। उसके लाल हुए टमाटर की तरह दिख रहे गाल और शर्म से गाढ़ी हुई आंखें उसके दिल को धकाए जा रहे थे। उसे याद आने लगा कि आज रात क्या होने वाला है। आधे घंटे बाद रणबीर समर के भेजे हुए लोकेशन पर पहुंच गया था और जब रणबीर वहां पहुंचकर सामने देखा तो सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग था। ये वही जेल है जिसे राम सिंघानिया ने बनवाया था। रणबीर अंदर जाने लगा तो गेट पे खड़ा एक गार्ड ने उसे रोक दिया। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप यहाँ नहीं जा सकते। ये प्राइवेट प्लेस है और किसी भी अजनबी का यहाँ आना मन है। गार्ड रणबीर को पहचान नहीं पाया। तभी रणबीर उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बिना किसी भाव के बोला, बॉस, क्या यही अंदर जाने का कोड है? और अगर इतना काफी नहीं है तो मैं अपना INTRODUCTIO न दे देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। गार्ड रणबीर को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तभी रणबीर आगे हर शब्द पे जोर देते हुए बोला, आई एम राघव सिंघानिया, सोन ऑफ राम सिंघानिया। रणबीर के कहने मात्र से उस गार्ड की हालत खराब होने लगा था। उसके पसीने छूटने लगे। वह डरते हुए कांपते होठों से बोला, बॉस। जैसे ही उस गार्ड ने कहा तो सबकी निगाहें रणबीर पे टिका। आज पहली बार सब अपने नए बॉस को देख रहे थे। रणबीर का प्रेजेंस ही सबको डराने के लिए काफी था। उन सबको रणबीर राम सिंघानिया से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। गार्ड जल्दी से हटकर रणबीर के लिए रास्ता छोड़ देता है। रणबीर उसे एक बार घूरता है और फिर अंदर चला जाता। रणबीर के जीते के टक टक की आवाज से सबका दिल बैठा जा रहा था। सबके सामने से उन सबका बॉस गुजर रहा था। वह चलता हुआ हॉल में आ गया जहां समर और आजाद पहले से ही रणबीर का इंतजार कर रहे थे। रणबीर के आते हैं दोनों सीधे खड़े हो गए। रणबीर उनके सामने खड़ा हो गया और कठोर वॉइस में बोला, कहाँ है लाश? रणबीर के इतने कहने भर से आसपास का माहौल थम सा गया था। आज पहली बार समर और आजाद रणबीर का नया रूप देख रहे थे जो किसी तरह से भी पहले वाले रणबीर की तरह नहीं दिखाई दे रहा। आज उनके सामने एक अलग ही रणबीर था। समर ने कुछ नहीं कहा क्योंकि अब वह भी रणबीर के इस नए अंदाज से डर गया था। वह आगे एक सफेद कपड़े से ढके लाश की तरफ इशारा कर देता है। समर के इशारा पाते ही रणबीर बगल में खड़े गार्ड को घूरता है। गार्ड रणबीर के इशारे को समझते हुए जल्दी से उस लाश के ऊपर से सफेद कपड़ा हटा देता है।
गार्ड के कपड़ा हटाते ही रणबीर की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उसने अपने माथे पे एक सेकंड तक नहीं आने दिया और ना ही कोई रिएक्ट किया। सामने रखा हुआ लाश को देख कोई भी डर जाए। उस लाश की आंखें नहीं थी, उसके सर पे एक भी बाल नहीं थे और पूरे शरीर पे से चमड़े को नोच दिया गया है। जिस तरह किसी बकरे को हलाल करने के बाद उसके खाल को नोच लिया जाता था, उसी तरह सामने पड़े लाश के ऊपर से खाल को नोच दिया गया था। ये काम कोई साइको ही कर सकता है। इतनी बेरहमी से कोई भी किसी को मार नहीं पाता, जिस तरह से उस साइको ने उस लाश के साथ किया था। रणबीर उस लाश को देख ही रहा था, तभी समर एक्सप्लेन करते हुए उस लाश के बारे में बताने लगा। बॉस, ये हमारे लिए खुफिया तौर पे काम करता था। ये कैसे पकड़ा गया ये हम नहीं जानते, लेकिन जब इसके लाश को हमने ढूंढा था तब ये तड़प रहा था। मुझे लगता है इसके शरीर पे से चमड़े को इसके होश में रहते ही निकाला गया है, और जब इसके साथ ये सब किया जा रहा था तब ये होश में था। लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूं कि इसके साथ इतनी जास्ती करने की जरूरत क्या थी। तभी रणबीर बिना भाव के बोला, साइको ऐसे ही काम करते हैं। इसके शरीर से चमड़ा हटाने का एक ही मतलब बनता है कि वह फिंगरप्रिंट हटाना चाह रहा था, पर उस गधे ने यही गलती कर दी। खैर कोई बात नहीं, पता करो आसपास के मेंटल हॉस्पिटल में कि क्या कोई साइको भागा है जिसे दूसरों से एलर्जी था या फिर दूसरे आदमी के टच से प्रॉब्लम। रॉकी ने जिस तरह उस साइको के बारे में एक्सप्लेन किया था, समर और आजाद कुछ समझ नहीं पाए थे। आजाद सवालिया नजरों से रणबीर को देख बोला, लेकिन बॉस, इससे हमें क्या फायदा होगा? आजाद के सवाल पे रणबीर ने अपना तर्क रखते हुए कहता है, अपना ही फायदा है, क्योंकि उस साइको के पास दिमाग तो है, लेकिन वह अपनी आदतों को कैसे बदलेगा उसे पता है। सिर्फ कुछ लिक्विड से इसके ऊपर से सारे निशान मिटाया जा सकता है। वह किसी भी मार्केट से लिक्विड खरीद सकता था जो आसानी से मिल भी जाता, लेकिन नहीं, उसे ऐसा करना था क्योंकि वह दिमागी तौर पे मरीज हैं। और क्रिमिनल तब करते हैं जब उन्हें सामने वाले से नफरत हो या फिर उसके काम करने का सिंबल। बहुत से साइको अपने सिंबल रखते हैं, जैसे 1950 के आसपास का एक साइको लोगों को मारकर उसके हाथ काट लिया करता था, और उसके बाद वाला साइको वह लोगों को मारकर उनके दिल को निकाल लिया करता था। रणबीर के कहने के बाद समर और आजाद उस लाश को लाचार नजरों से देखने लगे। अब उन्हें उस मरे हुए आदमी पे दया आ रहा था। कितना दर्द झेला हो गया उसने, उसकी चीखें कितनी गूंजी होगी। हालांकि राम सिंघानिया भी बेरहम ही हैं, उनके काम करने का तरीका भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वह तो सर उन्हें सजा देते हैं जो उन्हें धोखा देते हैं। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब हर हाल में इस साइको को पकड़ना होगा। समर और आजाद दोनों चाह रहे थे कि साइको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और उसके दोनों अपनी जान तक की बाजी लगाने के लिए तैयार थे, क्योंकि वे दोनों खुद के लिए नहीं बल्कि राम सिंघानिया के लिए फिक्रमंद थे। राम सिंघानिया या उनके परिवार पे एक खरोच भी आ जाए तो दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शायद इन दोनों का विश्वास ही आज इन्हें राम सिंघानिया के इतने करीब रखे हुए हैं। बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है भरोसा, जो एक मालिक को अपने काम कर रहे एम्प्लॉयज पे होना चाहिए, भरोसा जो एक एम्प्लॉय को अपने मालिक रखना चाहिए। फिर तो बिजनेस को ऊंचाइयां छूने में वक्त कहाँ लगता है। रणबीर के बताए गए काम को करने के लिए आजाद निकल गया था, क्योंकि किसी खुफिया और छुपाए गए जानकारी को निकालने के लिए आजाद ही सही हैं। वो कहते हैं शाम, दाम, दंड और वैद। इसका तो यही मतलब बनता है ना, कि जो प्यार से समझे उसे प्यार से समझाओ, और जो लातों से समझे उसे लातों जूतों से समझाओ। और रही बात आजाद की, तो वह खुद एक गैंग का लीडर है जिसे हर कोई देखते हैं डर से पानी मांगने लगता है। यही तो खूबी है एक शरीफ और एक गुंडे में। समर तो बस एक कॉल किया और पिछले 10 साल से मिसिंग साइकोपाथ लोगों के रिपोर्ट अब उसके लैपटॉप पे थे। रणबीर ने उसे यह काम खुद करने के लिए बोला, और समर भी रणबीर ने जैसे बताया था उस साइको के बारे में लैपटॉप पे आए डिटेल्स से मैच करने लगा। ये सारे काम करते करते शाम हो चला था, तो रणबीर ने ये काम समर को घर से करने को बोला और खुद भी घर के लिए निकल गया। सनाया के साथ थोड़ी देर मस्ती मजाक करने के बाद सालू, मीना और पेहू अपने घर के लिए निकल गई थी। उधर रणबीर घर के लिए निकला ही था कि इतने में उसका फोन बज उठा, और जब रणबीर ने स्क्रीन पे कॉल करने वाले का नाम देखा तो उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि कॉल सुमित्रा जी ने किया था।
2 महीने से रणबीर का कॉल नहीं लग रहा था और जब भी सुमित्रा जी इसके बारे में राम से पूछती तो वे बस बात को टाल देते कि रणबीर आउट ऑफ इंडिया हैं और उसका मोबाइल बंद होगा। खैर ये कहने की बातें हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल कॉल की सुविधा उपलब्ध है। और यह बात अर्चना ने सुमित्रा जी को बता दिया था। सुमित्रा जी जानती थी कि ये बाप बेटे मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं, इसलिए वह कुछ नहीं बोली थी, क्योंकि उन्हें रणबीर के आने का इंतजार था। रणबीर डरते हुए कॉल को रिसीव कर लिया और वह कुछ सफाई देता इससे पहले ही सुमित्रा जी के गुस्से से भरी टोन सुने दी। कहाँ है तू और तेरा फोन क्यों बंद बता रहा है? उद्धरण चिन्ह। मोम बोम में मेरा फोन टूट गया था। रणबीर ने जैसे ही ये कहा तो सुमित्रा जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और सामने बैठे आदमी को गुस्से में घूरने लगी। चोरी पकड़ी गई थी, वह फिर शक टोन में बोली, अभी के अभी घर आ, मुझे आधे घंटे में तू मुझे मेरे सामने चाहिए। और इतना बोल उन्होंने कॉल रख दिया। माँ रणबीर चिल्लाया, लेकिन कॉल उसके मुंह पे ही कैट गया। वह मन महसूस कर रह गया क्योंकि वह सनाया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता, लेकिन अब सुमित्रा जी के कॉल करने और उसका सारा प्लान धरा का धरा ही रह गया था। उधर सुमित्रा जी सामने बैठे शख्स को गुस्से में घूर रही थी और गुस्से में बोल, आपने मुझसे झूठ कहा कि रणबीर आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है। सामने बैठा शख्स और कोई नहीं बल्कि राम ही थे। अर्चना थोड़ी दूर टेबल पे बैठी अपने डैड को डांट खाते हुए सुन और देख रही थी। राम कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें क्या पता था कि रणबीर अपनी मां को कोई और रीजन बताएगा। कुछ देर हुए थे कि रणबीर घर आ गया और जब उसने आते ही अपने डैड को डांट खाते देखा तो धीरे धीरे कर पीछे जाने लगा। वह भाग रहा था कि इतने में अर्चना ने देख लिया। मामा देखो, भाई भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। अर्चना का इतना ही कहना था कि सुमित्रा जी ने भी उसे देख लिया और रणबीर के पैर वही रुक गए। राम ने भी उसे देखा और मन ही मन बोले, ये रायता तुमने ही फैलाया है और तुम ही भाग रहे हो। तुम्हारे वजह से बीवी से डांट खाना पड़ रहा है। और ये सोचते ही वे मुस्कुरा उठे, क्योंकि अब डांट खाने वाले वे अकेले नहीं रहे, अब दोनों मिलकर डांट खाएंगे। भाग कहाँ रहा है? अगर एक कदम भी बढ़ाया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। सुमित्रा जी के धमकी से रणबीर जब गया, उसे तो पहले से ही अपनी मां से डर लगता था। तभी सुमित्रा जी आकर उसके कान पकड़ लेती हैं और कस के मारोड़ देती हैं। रणबीर दर्द से करा उठा, मामा प्लीज कान छोड़ दो, डर हो रहा है। तभी सुमित्रा जी बोली, नहीं तू इसी लायक है। नालायक, तुझे पता है मैं कितना डर गई थी। मैं 1 महीने से सोई नहीं हूँ। और तू है कि तुझे अपनी माँ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, कहा था इतने दिन से। माहौल एकदम से बदल गया। थोड़ी देर पहले जो सब हंस रहे थे सुमित्रा जी के इतना कह भर मात्र से, अब सब एकदम शांत हो गए थे। सुमित्रा जी रणबीर को इतने दिनों के बाद सामने देखकर रो पड़ी। किसी ने सच ही कहा है, सोने का बिस्तर भी चुभने लगता है जब कोई अपना अपनी से दूर रहने लगता। और यहाँ बात तो एक माँ और बेटे की थी। राम तो सुमित्रा जी में ही खो गए थे और अब उनका भी दिल रोने जैसे हो गया था। इतने दिन साथ सोते रहे, लेकिन एक बार भी यह नहीं जान सके कि उनकी पत्नी किस हाल में है। उन्हें खुद में गुस्सा और शर्म दोनों आने लगा था। कहा था ना, सोने का बिस्तर भी चुभने लगता है जब कोई अपना अपनों से दूर रहने लगता है। रणबीर सुमित्रा जी के गले लग गया और उनसे माफी मांगते हुए बोला, सॉरी मोम, मुझे पता नहीं था कि आप इतना परेशान हो जाओगी, वरना मैं आपसे एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं रहता। आई एम सॉरी, माफ कर दो। रणबीर ने अपने कान पकड़ लिए और गिनकर 10 बार उठक बैठक किया। 1, 2, 3, माफ कर दो, 4, 5, 6, 7, प्लीज, 8, 9, 10, अब तो माफ कर दो माँ, देखो मैंने अब माफी भी मांग ली। सुमित्रा जी का दिल तो मां का था तो माफ कैसे नहीं करती। आखिर में उन्होंने रणबीर को माफ कर दिया। ये तो रणबीर का हमेशा का था, सुमित्रा जी को कैसे मनवाना है या उनसे कैसे माफी मांगना है वह अच्छे से जानता था। लेकिन अब राम का क्या होगा? वे तो अब फिर से फांस गए थे, अब सारा बिल उन्हीं पे फटने वाला था। वह रणबीर को गुस्से में घूर रहे थे, जैसे कह रहे हो, बेटा बाप से चालाकी, ये चालाकी तुम्हें महंगी पड़ने वाली है, तुम देखते जाओ। और एक डेविल मुस्कान रणबीर के ऊपर छोड़ इधर उधर देखने लगे।
ये सब रणबीर ने देख लिया था और अब उसे राम से डर लगने लगा था। कैसे डैड है बेटे की मैडम करने के बजाय उसे फंसाने के लिए तरकीबें ढूंढ रहे हैं। रणबीर ने खुद में ही बड़बड़ाया और राम को लाचार नजरों से देखने लगा। राम उसे इग्नोर कर सामने देखने लगे। तभी सुमित्रा जी बोली, मैं खाना लगाती हूँ, पहले आप लोग खाना खा लो, उसके बाद आप दोनों की खैर नहीं। तभी राम बोले, ये कैसी सजा है भला, खाना खिलाकर भला कौन डांटता है, ऐसे में खाना कैसे पचेगा, आपको अभी डांटा सुननी है तो उसका भी उपाय। सुमित्रा जी जैसे ही राम पे झिड़की तो राम झट से उठकर टेबल की ओर जाने लगे और बोले, पहले खाना खा लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी ही देर में सब टेबल पे थे, सब खाना खा रहे थे, लेकिन रणबीर अपने में ही खोया था। इतने में उसका फोन रिंग किया तो रणबीर ने फोन निकाल देखा, जिसपे सनाया का नाम फ्लैश हो रहा था। रणबीर तो पहले अपने सामने बैठे अर्चना को और फिर सुमित्रा जी को देखता है। रणबीर ने खाने से एक बाइट भी नहीं लिया था और कब से फोन पे लगा हुआ था, जिससे सुमित्रा जी गुस्सा हो आगी और आकर उसका फोन छीन लेती हैं। लेकिन तब तक कॉल कर चुका था। रणबीर स्क्रीन पे देख चैन की सांस लिया, क्योंकि स्क्रीन पे वाईफाई लिखा हुआ था। पहले तुम खाना खाओ, उसके बाद मोबाइल चलाना। रणबीर कुछ नहीं बोला और खाने लगा, लेकिन वह बार बार फोन की तरफ ही देख रहा था, जिसे अर्चना ने नोटिस कर लिया था। सुमित्रा जी फोन बगल के डेस्क पे रखने ही जा रही थी कि इतने में फिर से फोन बज उठा। इस बार सुमित्रा जी ने गुस्से में कॉल उठा लिया और बिना देखे ही बोली, कौन? रणबीर अभी बिजी हैं। सामने से एक लड़की की प्यारी सी आवाज आई, जिसे सुन सुमित्रा जी स्क्रीन को देखती हैं तो उनकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वाईफाई लिखा हुआ स्क्रीन पे वो 4 वर्ड सुमित्रा जी को देखने में बार बार मजबूर कर रहा था। ये सनाया थी जो रणबीर के लेट हो जाने पे कॉल कर उससे पूछना चाह रही थी कि वह कब तक घर आने वाला है। लेकिन जब सनाया ने किसी लड़की की आवाज सुनी तो उसकी भी आंखें फैल गई और वह थोड़ा गुस्से में बोली, हेलो, आप कौन? और आपने मेरे हस्बैंड का फोन क्यों लिया है? जैसे ही सनाया ने ये कहा तो सुमित्रा जी होश में आए और शॉक्ड होकर बोली, हस्बैंड? किसका हस्बैंड? कौन हो तुम? सनाया चिढ़ते हुए बोली, अच्छा अब आपको बताना भी पड़ेगा, जिसका आपने मोबाइल लिया वो है मेरा हस्बैंड। आपको और कुछ पूछना है? नहीं तो मेरे हस्बैंड को फोन दीजिए। सनाया ने कहा तो सुमित्रा जी के हाथ से फोन छूटते छूटते हुए बचा। अगर होश में नहीं होती तो शायद मोबाइल गिरकर फूट ही जाना था। सुमित्रा जी गुस्से में सोचते हुए बोले, रणबीर ने शादी कर लिया, पर कब और मुझे क्यों नहीं पता? इतना सोच सुमित्रा जी थोड़ा कंफ्यूजन के साथ बोली, क्या तुम अपने हस्बैंड का नाम बता सकती हो? सनाया फिर से चिढ़ते हुए बोली, रणबीर नाम है मेरे पति, और अब आप मेरे हस्बैंड को फोन दो, मुझे उनसे बात करनी है। सुमित्रा जी मुंह खोले ये सब सुन रही थी, और जब उन्होंने रणबीर को टेबल खाते हुए देखा तो रणबीर बड़े मजे से हंसते हुए खाना खाने में बिजी था। सुमित्रा जी गुस्से में फोन कान के पास ले जाकर बोली, अपने पति से बाद में बात करना, अपने पति के सासू माँ से तो बात कर लो। सनाया के कान बजने लगे। सुमित्रा जी ने जिस तरह कहा था, सनाया का दिल घबराने लगा था और सनाया डरते हुए कॉल को काट देती हैं। अभी तो शादी हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे और इतनी जल्दी पता चलना। सनाया अपने सीने पे हाथ रख अपने डर से कांपते सीने को काबू करने लगी तो वही दूसरी तरफ सुमित्रा जी रणबीर को गुस्से में घूर थी। अच्छा तो 2 महीने से गायब इसलिए थे, अभी बताती हूँ तुझे तो मैं मुझे बिना बताए शादी भी कर ली और मुझे भनक भी ना लगने दी। अगर रणबीर के पापा आप इस सब में शामिल हुए तो आप दोनों की खैर नहीं। सुमित्रा जी फोने को जोर से मुट्ठी में कस लेती हैं और उन दोनों को घुरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। अब तक सबने खाना कंप्लीट भी कर लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसको सुपर बिजनेसमैन के एपिसोड सुनने हैं वो कमेटी टैब से लिंक द्वारा सुन सकता है दूसरे चैनल पर।